आजकल मुझे लगता है पहले 5 साल जो हैं बच्चों के वो ज़्यादातर गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, टीवी पे जाते हैं। क्या ये बच्चों को किसी वे में असर देखिए, करता ये है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आजकल क्या हो गया है ना, कुछ देखिए, कुछ तो परिस्थितियाँ हो गई हैं ऐसी कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, ज़्यादातर केसेस में ये है। बहुत सारे लोगों को लेबर पेन्स नहीं आते हैं, तो फिर वो आर्टिफिशियली इंड्यूस करने पड़ते हैं। क्यों नहीं आते लेबर पेन्स? मैंने वही बोला कि जब हम घर संस्कार करेंगे ना, तो हमारे बहुत सारे फियर्स दूर हो जाएंगे। जितने भी लोग अल्कोहल पीते हैं या उस पे डिपेंडेंट है, उन सबको ये लगता है कि नहीं कुछ नहीं होता अल्कोहल पीने से। मुझे मीठा कोई भी खाना मिले अच्छा लगे, ये कड़वा कैसे स्वादिष्ट लगने लगा। सर आपके अकॉर्डिंग बीमारी का पहला सिग्नल बॉडी में आता है या माइंड में? हमारी आदत में नहीं है, तो हमें तभी पता लगता है जब बॉडी में आती है। सर ऐसा क्या होता है जो रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद भी पेशेंट ठीक फील नहीं करता? कई बार रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल है बट पेशेंट ठीक नहीं है। मैंने बोला ना, जैसे डायबिटीज है, उसमें मैकेनिकली हम शुगर ऊपर नीचे कर रहे हैं, बंदे का तो इलाज ही नहीं कर रहे हैं। सर आजकल जो हम देखते हैं ना बच्चे ज़्यादा जिद्दी हो गए हैं या टैंट्रम ज़्यादा हो गए हैं, क्या उसके पीछे यही कारण है कि माँ बाप का नेग्लेक्ट या उतना इमोशनल प्यार नहीं मिलना? मैंने बोला ना, इसलिए संस्कारित हमें डे 1 से करना चाहिए, पहले सेल से संस्कारित करना चाहिए। सर डिलीवरी में ही आजकल तो मुझे लगता है नॉर्मल प्रोटोकॉल है, जाते ही सबसे पहले वो सिंटो की ड्रिप लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन हाँ। की पेन जल्दी हो, डिलीवरी जल्दी हो। हाँ, कि इसको ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, कोई भी रोग भी आता है तो भी समझना चाहिए ये इस मुसीबत में हम क्यों। सर आपने देखा है कि रिएक्शन कम हो गया तो बीमारी खुद ही हील होने शुरू हो गई। बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ और गया, तो डॉक्टर अहमद ने कहा एक बार। आपने वाइटल फोर्स को बोला है कि असली डॉक्टर वही है हमारे अंदर का जी, तो इसको किसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं तो एक बात जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जब ये इंसान बनाया तो उसने, मेरे को नहीं लगता था कि उसके दिमाग में डॉक्टर होगा। सर अगर एक लाइन में मैं कहूँ कंक्लूड करते हुए कि अगर हीलिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे तो आप क्या बोलोगे? देखिए, मैं हीलिंग को ऐसे कहूँगा, ना केवल जो डिस्कम्फर्ट है वो दूर हो, फिजिकल डिस्कम्फर्ट दूर हो। हम में से ज़्यादातर लोग एक रात में बीमार नहीं पड़ते। बीमारी जब भी शरीर में आती है उसके पहले अक्सर मन में आ चुकी होती है, किसी रिएक्शन के रूप में या किसी अनजान सी हलचल के रूप में, किसी दुख के रूप में, किसी डिसअपॉइंटमेंट के रूप में, किसी फेलियर के रूप में, किसी लॉस के रूप में, या फिर धीरे धीरे खोती हुई ईज के रूप में। हीलिंग थ्रू विजडम ऐसा ही सवाल हमसे पूछती है जो हमें शायद कभी पूछना सिखाया ही नहीं गया। आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्या बीमारी बायोलॉजी की कोई गलती है या फिर ये नेचर की कोई भाषा है जो हमें प्यार से वापस संतुलन की तरफ बुला रही है, वापस से बैलेंस की तरफ ले जा रही है? ये किताब ज़िंदगी को एक खेल के रूप में देखती है जिससे डरना नहीं है बल्कि समझकर अच्छी तरह से खेलना है। ये बीमारी को सज़ा नहीं कहती बल्कि एक सिग्नल बताती है, और हीलिंग को ज़बरदस्ती नहीं बल्कि प्राकृतिक अवस्था में लौट आना बताती है। माँ के गर्भ को हमारी पहली पाठशाला बताकर, फॉरगिवनेस को इमोशनल हाइजीन बताकर, अपने अंदर की वाइटल फोर्स से लेके प्यार को दवा मानने तक, ये किताब हमें धीरे धीरे एक ही सच की ओर ले जाती है कि सेहत का मतलब है संतुलन, यानी कि बैलेंस, बीइंग इन बैलेंस या बीइंग इन हार्मनी विद नेचर। और संतुलन को वापस लाने का नाम ही wisdom है। Some doctors treat diseases, some doctors treat patients, and then very rarely there are healers who treat life itself. Today, I want to introduce you to a man whose journey did not begin in a clinic, but in a humble household, raised by a disciplined school teacher father who taught him that values, patience, and service matter more than applause. Life tested him early. Personal loss entered his story when he was young, and instead of breaking him, it carved a lifelong mission of healing into his soul. A proud alumnus of Nehru Homeopathic Medical College, class of 1974, he went on to become one of the most respected names in classical and predictive homeopathy, with over 45 years of rich clinical experience. But if you think his greatness lies only in the number of years, you would miss the point. As a devoted disciple of Dr. Praful Vijaykar, he learned that healing is not about prescriptions alone, but about understanding the emotional and constitutional language of a patient, the unspoken fears, the inherited burdens, the silent struggles, and perhaps the most moving chapter of his life is not written inside textbooks, but in the lives of children. In 2015, he founded the Asha Ki Kiran, a quarterly, completely free medical camp that has brought hope to nearly 1,500 children living with autism, cerebral palsy, and genetic disorders. For families who were told that nothing can be done, he became a voice that said, "Let us try together." A passionate teacher at heart, he continues to mentor young homeopaths through his Learning Together initiative, believing that knowledge must flow forward, not end with one generation. Beyond his clinic, he edits Wisdom for Health, has collaborated with SBL on the film Alarm, and lives by the timeless philosophy of Vasudev Kutumbakam. The world is one family. Most importantly,
He treats patients not by their bank balance, but by their needs. Today, on Mindful by Dr. Taruna, we are honored to welcome a physician, a mentor, a humanitarian, and above all, a man who has spent his life turning suffering into service, welcoming Dr. B.S. Johari. Thank you, sir, for coming to the podcast. Thank you so much for giving me this opportunity, for sharing my views and my 45 years experience. सर आपने ये बुक लिखी हीलिंग थ्रू विजडम, जी तो इसके लिए इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? बुक लिखने का थॉट कैसे आया आपको? देखिए, इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो पेशेंट से ही इंस्पायर हुआ हूँ। जब भी एक बच्चा मेरे पास आता है और बोल नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, ऑटिस्टिक है या सीपी चाइल्ड है या डाउन सिंड्रोम है या कुछ भी है, डेफ एंड डम्ब, तो ऐसा लगता है कि जब उनकी पूरी कहानी सुनते हैं, पूरा केस हम लोग जिस तरह से लेते हैं, पूरी केस चेकिंग, ये फैमिली, ये बच्चा इस मुसीबत में क्यों आया, तो होम्योपैथिक केस चेकिंग इतनी बढ़िया है। और हम जब वाई इट हैज़ हैपेंड इस पे जाते हैं तो लगता है इस चीज़ें अवॉइडेबल थी, तो अवॉइडेबल थी लेकिन किसी ने गाइड नहीं किया, किसी ने बताया नहीं, खाली एग्जामिन किया, अल्ट्रासाउंड किया और गोलियां थमा दी। ये बताया नहीं कि घर का कैसा एनवायरनमेंट हो। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करना चाहिए। तो बेसिक पर्पस तो यही था इस किताब के पीछे कि हम बीमार ना पड़े। सर आपने इस बुक में जहाँ ये शुरू होती है आपने नॉन रिएक्शन की बात करी है। आजकल तो हम देखते हैं ना पार्किंग के ऊपर भी झगड़े हो जाते हैं, मर्डर्स हो जाते हैं, या छोटी छोटी बात पे पेरेंट्स बच्चों के साथ ही कितना रिएक्ट कर जाते हैं। तो नॉन रिएक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, ऐसा है कि एक बात तो ये है कि हमारी लर्निंग और अनलर्निंग डे 1 से होनी चाहिए। डे 1 कब है? बर्थ के बाद नहीं, फर्स्ट सेल जब फॉर्म होता है। तो क्योंकि अब मैं पिछले काफ़ी अरसे से गर्भ संस्कार पे भी काम कर रहा हूँ, वो इस तरह से जुड़ गया कि जब हमने बात की कि ऐसे बच्चे पैदा ना हो तो करा क्या जाए, तो करने का एक ही तरीका था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो बच्चियाँ हैं, वही हमारे पास आएँ, उनको कैसे जीना है, क्या करना है, ये हमें उनको बताना होगा। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि एपिजेनेटिक्स जैसे हमने पढ़ी है, सबका रोल है, हमारे थॉट प्रोसेस का रोल है। तो आजकल तो कॉन्शियस पेरेंटिंग, कॉन्शियस प्रेगनेंसी, कॉन्शियस लिविंग की बात है। तो जो ये हम सब अभ्यासी हैं, जितनी जल्दी शुरू हो ये लर्निंग अनलर्निंग का प्रोसेस, उतना अच्छा है। तो नॉन रिएक्टिव एक पार्ट है इसमें। जैसे आपने बुक में अगर आप पढ़ेंगी आगे तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो हमारे ग्रंथों से, कोई नई बात हमने कुछ भी नहीं कही है। हमने देखा है रिएक्शन के नुकसान देखे हैं, और एक्सेप्टेंस के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में। अगर कोई मेरा नुकसान हो गया, जेब कट गई, तो कट गई, इससे आगे का सोचा जाएगा ना भाई, या आप पिछला सोचते रहेंगे, आप वहीं अटके रहेंगे। हमारे यहाँ जैसे मूव ऑन करने की बात है तो मूव ऑन करने की बात है। और एक ये जो बहुत बड़ी बात है, हमें लाइफ में एक्सेप्टेंस में रहना चाहिए। गीता का जो 12वां अध्याय है, उसका 13वां 14वां श्लोक अगर आप, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है। सच बताऊंगा, गीता में एक श्लोक अगर मुझे समझना हो ठीक से और अपनाना हो तो गीता के 12वें अध्याय का 13वां 14वां श्लोक है, जिसमें वो कह रहे हैं उन्हें कौन सा भक्त प्रिय है। जैसा हम चाहते हैं कि भगवान के हम प्रेमी हों, भगवान हमसे प्रेम करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबका प्रेमी, हेतु रहित दयालु, अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला, क्षमावान उनको प्रिय है, हर कालखंड में एक सा व्यवहार करने वाला। यहाँ पे कालखंड से मतलब है कि धन है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। हाँ, कर्म योगी उन्होंने बताया कि कर्म तो करना पड़ेगा, ऐसे बैठने का ही नहीं। तो जो ये बात भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, वो हम सबको कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। तो उसमें जब क्षमावान बोला है तो इसका मतलब है कि किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ़ करना है, या कि रिएक्ट करना है। और आपने भी देखा होगा, अगर उस बात को वहीं ख़त्म कर दी जाए तो वो अगला भी मैलो डाउन हो जाता है और बात बढ़ाते रहो। कल को जैसे आजकल हो रहा है रोड रेज वगैरह में, एक ने झगड़ा किया फिर 10 लोगों को ले आए, वो तो बात ही ख़त्म नहीं होगी, उसे और नुकसान होंगे, राइट। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, रात गई और बात गई, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम सब अभ्यासी हैं, हम सबको रोज़ सीखना है और कुछ गलत सीखा हुआ हटाना भी है। तो ये उसका था। तो उसमें नॉन रिएक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचर है। मैंने उसमें अपने पिताजी का एक वो किस्सा भी बताया है कि एक सिचुएशन पे मैं और पापा दोनों बैठे हुए थे और
मुझे गुस्सा आया, ये बात बड़ी पुरानी है, मुझे गुस्सा है, गुस्सा हम कर नहीं सकते थे, वो लोग ऐसे थे जिनसे बात हो रही थी। पापा जी बिल्कुल शांत रहे, मैंने मन में गुस्सा रखा, मैं थोड़ी देर बाद चला गया तो खांसने लगा, वहाँ तो बोल नहीं पाया, हम्म, मेरे लैरिंग्स और सब वो बोलने लगे। हम्म, तो जब शाम को घर आया रात को क्लिनिक के बाद, पापा ने कहा आज बड़ा बढ़िया दिन था, कोई हमारा बुरा कर्म हमें एक मैसेज देने आया और वो संस्कार पूरा हो गया। उनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई, मैंने सप्रेस किया एंगर, खांसी हुई मुझे। इसलिए नॉन रिएक्टिविटी हमारा चित्त, हमारा स्वभाव होना चाहिए। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, पर जो इंसान उस वक्त गुस्से में हो, वो ये अवेयरनेस कैसे लाए अपने अंदर? देखिए मैंने पहले ही बताया कि हम सब अभ्यासी हैं, हम सब लर्नर्स और सीकर्स हैं। तो ये तो एक तो बात यह है कि मुझे ये तो मैं समझता हूँ सब बच्चों को, सबको पता होना चाहिए। आजकल हम जैसे जो पेट में जो बच्चा है उसी को हम गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें जीवन में तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ कुछ और है। अगर पैसा भी कमाना है तो उसको जुडिशियस तरीके से कमाना है, तरीके से अर्न करना है, जिससे वो जो परिवार में जो आनंद दे वो हमेशा चलने वाला होना चाहिए। तो वहाँ से ही हम संस्कारित कर रहे हैं, वहाँ से ही हम कह रहे हैं क्रोध नहीं करना है। घर के सारे लोगों को मैं, अब जब ये कोई भी प्रेग्नेंट होता है तो मैं उनको बोलता हूँ, हस्बैंड वाइफ आते हैं, मैंने कहा अब हम 3 लोग नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ और डॉक्टर, अब हम 4 लोग हैं। वो बेबी सब कुछ सुन रहा है, समझ रहा है। और आपको तो ये बात पता होगी कि हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कब होती है? जब पेट में होते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। हाईएस्ट लेवल स्कूल से नहीं शुरू होती, पहले से ही होती है। और जैसे हम ग्रो करते हैं 4 साल, फिर कम होता जाता है। 80% तक ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो शायद 4 और 5 ईयर्स तक हो जाता है। फर्स्ट 5 इयर्स। बाकी सब बहुत स्लो होता है, फिर आगे चलती तो रहती है। कुछ लोग हमेशा बच्चे बने रहते हैं, सीखते रहते हैं। वो कहते हैं, आप किसी बहुत ज्ञानी पुरुष से बात करेंगे ना, वो हमेशा कहेंगे नहीं नहीं मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी बहुत सीख, मुझे अपने अपने आप में बहुत परिवर्तन करने हैं। तो ये प्रोसेस जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, और जब ये होगा तो विलक्षण बच्चे होंगे। आजकल मुझे लगता है पहले 5 साल जो हैं बच्चों के, वो ज़्यादातर गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, टीवी पे जाते हैं। क्या ये बच्चों को किसी वे में असर देखिए करता ये है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आजकल क्या हो गया है ना, कुछ देखिए कुछ तो परिस्थितियाँ हो गई हैं ऐसी कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, ज़्यादातर केसेस में ये उनके पास टाइम नहीं है। तो मैंने तो अभी एक बच्चों से एक लेटर मोदी जी को भिजवाया, बच्चों से? मैं ऐसे ही लिखा, तो मैं वो एक क्रिएट किया। बच्चे कह रहे हैं हमें माँ कम से कम 5 साल तक चाहिए, मोदी जी कुछ ऐसा करिए कि 5 साल तक मम्मी मेरे साथ रहें। तो मम्मी मेरी, मेरे फादर, ये हमारे पहले गुरु हैं, तो मुझे मैक्सिमम टाइम दें। आज वो बेचारी सुबह 8 बजे जा रही है माँ, 3-4 महीने की छुट्टी मिलती है, 1 आध महीना और ले लिया 6 महीने के 6 बाद, महीने। बेचारों की मजबूरी भी है। लेकिन मैं समझता हूँ प्रायोरिटी समझनी चाहिए। और एक और बात सबको समझना चाहिए कि प्रारब्ध निश्चित है। एक ज़माने में हमारे पिताजी माताजी तो सिंगल अर्नर ही थे, घर अच्छे से चलाते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, कार नहीं थी, एसी नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें पढ़ने का तो पूरा मौका दिया ना। माँ तो हमारे साथ पूरा ध्यान रखती थी ना, वो सुबह नाश्ता कराने में भी हम साथ बैठते थे चौके में, हुँ। लंच भी बैठ के करते थे माँ के साथ, शाम को सब लोग एक साथ भोजन करते थे। वो समय बच्चों का, तो उनको तो कुछ ना कुछ करना है, उनमें बहुत एनर्जी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर थोड़े से पेरेंट्स समझें कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, या इस तरह के कुछ ट्रेनिंग होती भी होगी शायद कि हमें पेरेंटिंग में करना क्या है, तो हम बच सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमने, पेरेंट्स कहते हैं कि हमने इनको ये नहीं देते, टाइम देखिए तो हाफ एन आवर मिलेगा बस, स्क्रीन टाइम इतना ही है। मेरा खुद पोता है मेरा 9 साल का, तो मेरी डॉटर इन लॉ इस बात का बहुत ध्यान रखती है, बिल्कुल निश्चित। और वो ओबीडियंट सन है, वो कहना भी मानता है माँ का। तो ये भी तो हमें सिखाना पड़ेगा ना, और वो तब सिखाएंगे जब ये संस्कार मेरे अंदर हो। मैंने अगर अपने माँ बाप का कहना मानने की आदत डाली है तो मैं वही पास ऑन करूँगा। अभी एक मेरे पास मेरा एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव, वो बच्चा मेरे पास आया, मैंने कहा यार तुम बहुत पढ़ते हो, बहुत लर्नेड है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसका बेटा 13 साल का है। तो मैंने कहा तुम कैसे उसको हैंडल कर रहे हो? कहते वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। कहते मुझे एक ही बात समझ में आई है, अब मैं कह रहा था 4 साल से रेगुलर योग करता हूँ, तो मुझे आके मेरे रूम में झांकता है, देखता है पापा योग कर रहे हैं। हो सकता है आज समझ में नहीं आए, 10 साल बाद समझ में आए। तो हमें जी के दिखाना पड़ेगा। पेरेंट्स को जो चाहते हैं, बच्चों से अपेक्षा करते हैं, वो उन्हें खुद करना पड़ेगा। डेफिनेटली उन्हें एक एडवांटेज है, जो उन्होंने लाइफ में गलतियां करी हैं
उसको ओवरकम करके वो आगे पास ऑन कर सकते हैं ज्ञान। अगर मैं खुद रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, योग नहीं करता हूँ, तो मैं इस बात को समझूं कि इसकी ज़रूरत है, और बच्चों को भी इट इज़ वेरी मच नीडेड। फिजिकल एक्टिविटी के बगैर तुम्हारा आईक्यू नहीं डेवलप होगा। तुम योग करोगे तो तुम विलक्षण प्रतिभाशाली हो जाओगे। तो मैं एक्चुअली जीना, हमारे जो गुरु थे, मेरे सदगुरु, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु थे, तो वो जी के दिखाते थे। उनका जीने का तरीका था, पैसे से डिटैच थे, वो बहुत पैसे वाले थे, डिटैच थे। और वहां तो बहुत सारे लोग आते थे, एक आया उसने अपना दुख बताया तो अफसोस किया, तुरंत एक और आया, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, गुरुदेव आप मिठाई लीजिए, वो फिर बधाई हो, ये वो। तो ऐसे मोड में रहते थे, चेंज करने में दिक्कत नहीं आती थी उसको। उसको वो क्या बोलते हैं, पुल ऑन नहीं करते थे उस चीज़ को। तो ये हमने उनसे सीखा ना। हमारे पास भी एक आके कह रहा है पेशेंट कि साहब बड़ी कृपा है आपकी, हम ठीक हो गए, और ये बच्चा बोलता नहीं था, बोलने लगा। उधर दूसरा आता है कि साहब ठीक नहीं हो रहा, ये बहुत हाइपर एक्टिव है, इसने नाक में दम कर दिया, कल इसने पर्दा जला दिया, परसों इसने टीवी तोड़ दिया था। तो हम उधर चिंतित हैं, फिर लग जाते हैं उस तरफ सोचने में। तो सबसे बड़ी बात है कि जब कॉन्शियस पेरेंटिंग होगी तो अर्लीस्ट लर्निंग अनलर्निंग बच्चों की शुरू हो जाएगी। तो जो छोटी छोटी बातें वो पहले ही समझ में आ जाएंगी, तब वो भक्त प्रहलाद बन जाएंगे, तब वो ध्रुव बन जाएंगे, तब वो अभिमन्यु की तरह बन जाएंगे। ये सब ज्ञान उपलब्ध है, बस हमने छोड़ा हुआ, भूला हुआ है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया, हम दवाइयों के गुलाम हो गए और हमें डराया बहुत गया। और मैं समझता हूँ सभी जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनको भी ये बात बहुत अच्छे से, जब पेशेंट से बात करें तो कभी डरने डराने की बात नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जैसे मैंने बताया कि हम गर्भ संस्कार पे काम कर रहे हैं, तो एक लड़की, उसकी थोड़ी प्रेशस प्रेगनेंसी थी, उससे पहले एक मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज हो गया तो उसे ब्रेस्ट करवाया हुआ था, दूर रहती थी तो वो फ़ोन पे ही बात होती। तो मैंने बोल रखा था वंस इन ए मंथ आप ज़रूर कॉल करेंगी मुझे और अपना हालचाल बताएंगी। और मैं हालचाल फिजिकल नहीं पूछता था, मन कैसा है आपका। तो ये मेरा हमेशा रहता था कि आपका मन कैसा है। ऐसे ही चलता रहा, वो हमेशा डराया हुआ था डॉक्टर ने। तो जब लास्ट टाइम आया उसका डिलीवरी का, तो एक आध दिन पहले वो गई होगी दिखाने। अब डॉक्टर ने वहाँ पे उठा के डराया, कोई चांस नहीं है नॉर्मल डिलीवरी का, अच्छा, ऐसा बोला। अब वो जो पेट में बच्चा था वो तो मेरे से कनेक्टेड था, और मैं उसे अपना ऐसा समझ के, बिल्कुल अपना सा समझ के कि मुझे इस बच्चे को बहुत ही चरित्रवान, संस्कारवान बच्चा मुझे मेरे निगाहों में से निकल के जाए, तो ऐसा मेरा मन था। तो वो रोती हुई आई वो वहाँ से कि डॉक्टर ने डरा दिया, एक आध दिन में अब तो प्लान कर लो, सिजेरियन कब कराना है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, स्पीकर फ़ोन करो, स्पीकर फ़ोन पे ले जाओ फ़ोन को। शायद आप बिलीव करें या ना करें, ये सामने की घटना है और सच्ची घटना है। मैंने उसको बोला बेटा बिल्कुल चिंतित मत हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक होने वाला है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे नॉर्मल डिलीवरी हो गई। इसीलिए मैं सरकार के पीछे लगा हूं। गर्भ संस्कार पूरे हिंदुस्तान में हर हॉस्पिटल में और होम्योपैथिक हॉस्पिटल में गर्भ संस्कार के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट प्रेगनेंसी में होता है तो वो तभी के तभी उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। जो भी ओवर रिएक्शन हुआ है, आज हस्बैंड से झगड़ा हो गया, बहुत गुस्सा आया, कुछ ना कुछ एलिमेंट भी हो ही जाएगा, वॉमिटिंग ज़्यादा हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा, वो तो रिजॉल्व करना है, लेकिन साथ साथ फिजिकल प्लेन पे भी करेक्शन करना है और मेंटल प्लेन पे उसका इम्प्रिंट ना रह जाए, अंदर तक बच्चे तक को मैसेज जाना है ये पापा ने ओवर रिएक्ट किया था, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ये तरीका है जीने का, मुझे ऐसा लगता है। आपने अभी जो स्टोरी बताई बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बॉलीवुड पिक्चर में नहीं था ऑल इज वेल, और वो बच्चा बिल्कुल स्टिल बर्थ होता है और वो ऑल इज वेल सुनता आ रहा था थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो बिल्कुल स्टिल बर्थ भी वो किक करता है ऑल इज वेल हाँ, सुन के। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो ये मैसेज सबको देना चाहूँगा कि मेरे पास पिछले दिनों एक कपल आया 40 दिन के बच्चे को लेकर। मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी थोड़ी। वो पता किस लिए आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कि एक तो आप हमारी केस चेकिंग करिए, और अगर आपको लगता है केस चेकिंग में कोई जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हुई है, बच्चे को कोई मैसेज गलत चला गया, अभी तो बोल नहीं रहा, तो वो उसको एड्रेस करना है मुझे, क्योंकि उन्हें पता था होम्योपैथी से ये सारी चीज़ें ठीक एड्रेस हो सकती हैं। एंगर मेलो डाउन हो सकता है, उसका ओवर रिएक्शन कम हो सकता है,
कोई ग्रीफ हो गया, घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, उसका इम्प्रिंट ना बच्चे पे आ जाए, वो या मतलब वो तो कॉन्शियस पेरेंटिंग थी। तो ये जो कपल थे, ये भी ये कपल डॉक्टर थे सिर्फ क्या? इसीलिए आए, ये कहीं से डॉक्टर सुन। थे क्या? नहीं नहीं, इतनी अवेयरनेस थी उन्हें, बिना अरे डॉक्टर आप हो तो चुके? हैरान हो जाएंगी, उनकी फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन हुई थी। अब बहुत मतलब क्योस हो गया था, जैसा आजकल का ट्रेंड चल रहा है, डरा के बहुत सारे लोग बिजनेस हो गया है, ज़्यादा ज़्यादा प्रेगनेंसी को तो एक बीमारी बना दिया है, जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। मेरे पास गाय है, गाय इतनी सहजता में बच्चा दे देती है, सब कुछ खुद करती है। मैंने गाय रखी हुई है, मेरे पास 2 गायें हैं, तो मैंने उनको देखा है, मैंने कहा ह्यूमन बींग ज़रा सा ही तो एक स्टेप आगे है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? यहाँ इतने सारा वो इंड्यूस कर रहे हैं। पिछले दिनों मुझे एक हॉस्पिटल में जाने का, दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में जाने का मौका मिला, और गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेटिशियन से बात हुई मेरी, तो वो तो गवर्नमेंट का था ना, तो मैंने बोला आजकल ये 60% शायद 60-70% Cesarean। सिजेरियंस हो रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास तो हर हर स्टेटा के लोग आते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये ज़्यादा है और गवर्नमेंट में कम है। बल्कि उन्होंने और करेक्ट किया, उन्होंने कहा आप गलत कह रहे हैं, वहाँ पे 85% है, 90% सिजेरियंस हो रहे हैं, प्राइवेट में। ऐसा कुछ बोला था। मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद, उन्होंने बोला था, और हमारे यहाँ आप जितना बता रहे हैं उससे कम है। आप मानेंगे, इसी वजह से मैंने अपनी दोनों जो डिलीवरीज हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराई, क्योंकि हमारी पोस्टिंग लगती थी ना दीनदयाल उपाध्याय में, बहुत लेडी बढ़िया। हार्डिंग में, और ये सीजीएचएस का जो आगे पुरम में सेंटर है गवर्नमेंट वाला, जी जी, तो वहाँ देखा था कि भाई बहुत तरह के जो हम सुनते हैं कि प्राइवेट में उन्होंने वैसे डिलीवर करा थ्रू सिजेरियन, वो नॉर्मल ये गवर्नमेंट कपल वाले कर तो रहे हैं इससे और एक स्टेप आगे निकल गया। इनके फर्स्ट डिलीवरी में ये सब हुआ, Cesarean। सिजेरियन हुआ, मिडवाइफरी उसने लर्न की, अच्छा। कमाल किया, घर में डिलीवरी करी है, हेल्प लिए पूरा, ये तो बिल्कुल वही था, कोई भी इमरजेंसी हैंडल कर सकते थे, वो सारा उसने किया। नाउ शी इज नॉट ए मिडवाइफ, वो कहना चाहिए वो इसमें प्रेगनेंसी में हेल्प करती हैं, काउंसलिंग करती हैं। बहुत ही मेरे को इतना अच्छा लगा वो दोनों कपल से मिलके कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये नहीं किसी को हम एडवाइस कर रहे हैं कि भैया आप घर में डिलीवरी कराओ, लेकिन हमारा मैसेज बड़ा बोल्ड एंड क्लियर है सभी गायनेकोलॉजिस्ट के लिए कि इस बात को समझें, बट अंदर जो बेबी है, फीटस है, वो सब कुछ सुन समझ रहा है, प्लीज़ आप डराइए मत। आप कहिए हम पूरी कोशिश करेंगे नॉर्मल करने की, फलानी डेट को आप आ जाना। अरे भाई अभी टाइम नहीं हुआ, ऐसे कैसे कैलकुलेशन है? तुमने एकदम 9 मंथ्स प्लस 7 डेज कैलकुलेट करके बुला लिया। अब पता नहीं आप कब कंसीव किया था, वो 4 दिन बाद किया था, क्या किया था, या आप कैसे बता सकते हो? गलती हो सकती है। नेचर ने एक सिस्टम बनाया है, और ये बात तो सबको पता है कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं सिजेरियन के, क्योंकि वो जो नहीं, प्रोसेस ये है बात सबको नहीं पता है, कई लोग इलेक्टिव सिजेरियन भी कराते कर हैं रहे कि हैं, दर्द नहीं उनको होगा। उनको ये मैसेज जाना चाहिए। वो नुकसान कर रहे हैं, वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, कैसे आगे जीवन में क्राइसिस को हैंडल करना है, ये है। और एक और बड़ा मैसेज है जो शायद पता नहीं इसको कैसा लगे, मैं नहीं जानता, कि जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, मुझे करना क्या है, मुझे इस प्रोसेस में बार बार नहीं आना है। ये ज्ञान है, ये वहां पे एक मैसेज मिलता है, जब जो भी वो कष्ट है, मदर के लिए भी एक मैसेज है, बच्चे के लिए मैसेज। नेचर ने वरना ये प्रोसेस बनाया ही नहीं होता, शायद पेन होता ही नहीं, ऐसी डिलीवरी हो जाती। पेन नहीं होने से सर एक और सवाल है, आजकल बहुत सारे लोगों को लेबर पेन्स नहीं आते हैं, जी जी, है ना, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो फिर वो आर्टिफिशियली इंड्यूस करने पड़ते, क्यों नहीं आते लेबर पेन्स? आप तो क्योंकि बीमारी के साइक को समझते हो, नहीं, तो मैं आपको बहुत सीधी सी बात बताऊं, मैंने वही बोला कि जब हम घर संस्कार करेंगे ना, तो हमारे बहुत सारे फियर्स दूर हो जाएंगे, ये पता लग जाएगा ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, तो डरना नहीं है, इसका जो भी प्रोसेस है वो रहेगा। अब आपकी चोट लगी है, दर्द होगा, वो दर्द किस लिए हो रहा है? कॉशियस करने के लिए, भैया तुम्हारे लिगामेंट जरा लूज हो गए, रेस्ट करो, चौकन्ने होके चलो। अब आपने पेन किलर ही मार दिया लेके, पेन तो कॉशियस करने के लिए आया था, और आप पेन क्या आपको ठीक थोड़ी कर रहे हो पेन खत्म करके, रादर यू आर मेकिंग द पेशेंट मोर वल्नरेबल टू इंजरीज। तो थोड़ा सा सहेगा, या ऐसी अगर ओवर, ठीक है, पेन किलर्स की भी जरूरत हो सकती है, लेकिन जितना ये लोग दे रहे हैं ये सब उतनी जरूरत नहीं है। तो कोई भी जो फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, उसको समझना पड़ेगा उसकी पूरी बात, कि भगवान ने ये क्यों सिस्टम डेवलप किया। तो आजकल क्या हो गया, लोग पेन से डरने लगे, गोलियां वैसे ही खाने की बहुत आदत है लोगों में, बर्दाश्त तो है नहीं, ज़रा सा हेडेक हुआ, रीज़न है कि आप सोए नहीं थे, तो उसका इलाज नींद था, उसका इलाज पेन किलर थोड़ी था। लेकिन वो हर एक के साइड टेबल में अगर आप ड्रॉर खोल के देखोगे, शायद कोई विरला होगा जिसमें कोई दवाइयाँ ना रखी हो।
और पेन किलर्स वो लोग ऐसे खाते हैं कि पूछो ही मत। तो सहने की भी आदत खत्म हो गई है। सर डिलीवरी में ही आजकल तो मुझे लगता है नॉर्मल प्रोटोकॉल है, जाते ही सबसे पहले वो सिंटो की ड्रिप लगाते हैं ऑक्सीटोसिन हाँ की, हाँ कि पेन जल्दी हो, डिलीवरी बताइए। जल्दी हो। हाँ मुझे तो खैर ये अवेयरनेस थी बिकॉज होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं, तो मैंने हाँ नहीं लगाने दिया था बोल के, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आपको डॉक्टर से बोलना पड़े ना कि नहीं नहीं मुझे लगवानी ही नहीं देखिए है। यही मैं चाहता हूँ जो आज हमारी बातचीत हो रही है इसमें मैसेज बड़ा क्लियर जाए। न केवल जो बच्चा प्लान कर रहे हैं उनको मैसेज जाए, बच्चों को जाए, डॉक्टर्स को जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, कोई भी रोग भी आता है तो भी समझना चाहिए ये इस मुसीबत में हम क्यों पड़े। ये भी हम जानने की कोशिश नहीं करते। ऑर्गन पे दे दनादन ऑर्गन पे। कैंसर का यही हाल हो रहा है। कैंसर में आप, ये इस बंदे को ये प्रॉब्लम क्यों हुई इस पे ध्यान, वो तो अनट्रीटेड है। नतीजा क्या होता है, आपने एक चीज सप्रेस कर दी, ब्रेस्ट उड़ा दिया, यूट्रस उड़ा दिया। जरूरत है तो जरूर करिए, ये बात नहीं कहने का मतलब ये कतई नहीं है, लेकिन ये ब्रेस्ट जो अफेक्टेड हुआ, जो बात थी, माँ किसी कारण दुखी हुई थी, अनटाइमली उसके बच्चे की डेथ हो गई थी, या कोई ऐसी बात हुई थी, कोई ग्रीफ हुआ था, या बच्चा कोई बहुत दुखी है, तो इस बात को समझ के उसको रिजॉल्व नहीं करना है। यूट्रस किसी कारण हस्बैंड से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो सर्विक्स की प्रॉब्लम हुई, तो उसको हैंडल करना है, उसको कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें, वहां पे कैसे हार्मनी करी जाए, ये काम होना चाहिए। लिवर अगर अफेक्टेड हुआ, ये आपको इसमें इस बुक में बहुत सारे मैंने केसेस के माध्यम से ये बात बताने की कोशिश की है कि स्टारवेशन कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लिवर हमारा अफेक्टेड होता है। अल्कोहल भी एक रीज़न है, वो तो है ही। अगर हम रैशनल लिविंग हमारी नहीं है तो हम नेचर का एक ये मैसेज होता है। बीमारी जो है ना, ये भगवान की असीम कृपा है। महात्मा गांधी ने एक बात बड़ी बढ़िया बोली है कि बीमारी ठीक होने की प्रक्रिया है। अब ठीक किसको होना है? क्या केवल ऑर्गन को ठीक होना है या मुझे ठीक होना है? मुझे तो बगैर बीमारी के भी ठीक होना है। मैं अब तक गुस्से वाला था, मैं लोगों को सताता था, मैं रिश्वतखोरी करता था, ये सब करेक्शन होना है, क्योंकि इसके भुगतना पड़ेगा। अगर मैंने तो, हमें खाली बीमारी नहीं, बीमारी के कारण को भी एड्रेस करना है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली लोगों के लिए ना बीमारी सिर्फ ऑर्गन है और जो रिपोर्ट्स में गड़बड़ आई है वो है। जी अगर वो दोनों चीज़ें नहीं है तो बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वो फिजिकल फॉर्म ऑफ बीमारी वही है, पर वो उससे पहले तो माइंड में आ चुकी होती है, उसके बाद तो ऑर्गन तक जाती है। बिल्कुल। देखिए पतंजलि योग सूत्र अगर आप पढ़ेंगे, मैं फिर इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि वो बहुत छोटी सी किताब है और आप उसका अर्थ पढ़िए। संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, तो वहाँ पे चित्रवृत्ति के बारे में ही सारा लिखा होता है। 70% ऋषि पतंजलि ने बात अपने चित्त और वृत्ति को ठीक करने की कही है, अपनी सॉइल को ठीक करने के लिए कही है, अपने डीएनए को ठीक करने के लिए बोला है, और कॉन्शियस लिविंग की बात कही है। 30% है योग। योग खाली, योग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई योगाभ्यास बहुत जरूरी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। अगर आपकी रहनी सहनी करनी में वो चेंज नहीं आया तो आप समझिए आप बीमार पड़ेंगे, कितना आप योग कर लीजिए। अगर आपने विचार शुद्धि नहीं की, विचार शुद्धि तत्व शुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारे लिए मैं समझता हूँ कि जो लाइफ हमें मिली है, इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हर तरह से अपने डीएनए को ठीक करना है, अपने फैमिली के डीएनए को ठीक करना है। फैमिली का डीएनए जानते हैं क्या है? नहीं। मेरे घर में जो मेहमान आते हैं उनका कैसे सम्मान, इसमें एक आर्टिकल है, अतिथि देवो भव। मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअली ठीक हो गया और मेरे घर में मेरे सर्वेंट्स, हमारे घर में जो सेवक हैं, उनके साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो मैं ठीक नहीं रह पाऊंगा। नेचर मुझे भी कहेगी ये विटनेस हो तुम इसके, कैसे तुमने अत्याचार होने दिया। घर में मेहमान आ रहे हैं, उनका स्वागत करना, उनके बारे में रादर ये चिंता करना ये कब जाएगा, ये हमारी लाइफ में मुसीबत आ गई। ये फैमिली डीएनए की बात है। मेरे परिवार में दान पुण्य कितना होता है, कितने ज़रूरतमंदों की हम हेल्प करते हैं, ये हमें करना है। वो फैमिली डीएनए, फैमिली के संस्कार हैं। पहले तो ये देखा करते थे लड़की लड़का, आजकल स्वयंवर चल रहा है, स्वयंवर का युग है। पहले देखते थे इस परिवार में क्या है, किस तरह का व्यवहार है, आस पड़ोस के लोग कितनी तारीफ करते हैं, क्या करते हैं, यही जगह से इंक्वायरी की जाती थी। आजकल तो सब कैफे कॉफी के साथ हो रहा है। पता नहीं हम अंदर की बात समझ पा रहे हैं नहीं कि ये कैसा डीएनए है, आगे जो हमारी प्रोजेनी होगी कितनी हेल्दी होगी, कितनी सोसाइटी, समाज और राष्ट्र के लिए हेल्पफुल होगी, इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हम जो गर्भ संस्कार भी कर रहे हैं, हम इस बात पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं एक
संगठन है संवर्धनी न्यास, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर हूँ मैं। और हम लोग का एक प्लान है बड़ा, मतलब सबकी बड़ी ये मिशन है, वो एनजीओ है, वो ये मिशन है कि हमें कम से कम साल में एक बार 1000 बच्चे ऐसे पैदा करने हैं जो चरित्रवान, मूल्यवान, राष्ट्र के प्रति समर्पित, सब जीवन में जिम्मेदारियों को समझने वाले। वो ट्रेनिंग उनकी हम डे 1 से देंगे। रादर मैं बीइंग ए होम्योपैथ एक बात आपको बोलूं कि जब हम बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखते हैं तो ये बात कंसेप्शन से पहले की है। जो अगर बहुत सारे ऐसे जो है जिसमें वाई एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है या कुछ भी है, तो हमें तैयारी कंसेप्शन से पहले करनी है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका कि मेरे पास एक बच्चा आया एक ऐसे ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, जिसमें क्रोमोसोम्स की गड़बड़ हो गई। तो वहाँ हुआ क्या, अब उन विचारों को देखो, नॉर्मल लोग जो अपना काम धंधा कर रहे हैं उन्हें क्या पता कि इसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं। जो मेरा माइंडसेट है इस वक्त, कुछ ऐसी घर में घटना हुई कि बहुत ही नज़दीकी जो उस बच्चे के फादर हैं उनके साथ किसी की उसकी डेथ हो गई। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए, एज उनकी भी ज़्यादा नहीं थी तब, होगी 30 साल हो गया जो भी कुछ होगी। अब वो डिप्रेशन में चले गए। अब ये लोग आपको मालूम है डिप्रेशन है, फिर गोलियां खानी शुरू कर दो। भाई ये डिप्रेशन में क्यों आ पाए, ये तो उन्होंने उसको एड्रेस नहीं किया कि भाई अगर वैसे देखा जाए जिसको जब जाना है जाना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो चला गया तो आगे ज़िंदगी मूव ऑन होना चाहिए। जो उसके पीछे रह गए उनकी केयर, वो सब ज़्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए, या सिर पकड़ के बैठ जाएंगे आप, कोक भवन में जाके बैठ जाएंगे, अब तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, बात नहीं करूंगा। शादी हुई थी तुरंत वो डिप्रेशन में चले गए। डेफिनेटली कुछ मेडिसिन भी खाई होंगी। इन द मीन टाइम वो कंसेप्शन हो गया। अब मेल अगर कोई चला जाए डिप्रेशन में तो क्या होगा, वाई क्रोमोसोम थोड़ा वीक हो जाएगा। अच्छा। एक्स को एक स्पेस मिल गई, वो एक्स्ट्रा छोड़ दिया, नहीं नहीं तुम स्ट्रांग बनो, ये लो हम। फीमेल की तरफ से आया मैसेज, उसको भी नहीं पता है, सब अनकॉन्शियसली हो रहा है। सर पर डिप्रेशन तो कोई चॉइस से नहीं जाता, तो चॉइस फिर से नहीं जाता, लेकिन जब आप तो ऐसे टाइम में क्या करें? देखिए अर्लीस्ट हमें उससे बाहर आना चाहिए। हमारे यहाँ इसीलिए 13वें दिन सेलिब्रेशन है, किसी की भी मौत हो 13वीं हमारे यहाँ लड्डू कचौड़ी बनते हैं घर में। वो क्यों बनते हैं, अब जो ये जीवात्मा थी अब देव लोक में चली गई है, देवता हो गई है, और इसकी बेटर कंडीशंस में चली गई हो, ये समझ है। अब अनफॉर्चुनेटली ना कोई पंडित जी को सुनता, ना शादी में कोई वचन सुनते, और जो संस्कार वो बेचारा करा रहे होते हैं वो बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, और जल्दी जल्दी करो जी, ये निपटाओ, ये करो, ये सब होता है। तो ये सब हमने अपना जो संस्कार थे, जो हमारे यहाँ संस्कार देने की विधि थी, उसको बहुत इग्नोर किया है, हमने ध्यान नहीं दिया। ये दुर्भाग्य है हमारा। तो हमारे यहाँ देवी की जो बात है वो इसीलिए है कि, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई आज से काम शुरू करो। अब आप बहुत सारे लोग बेचारे 13-14 दिन अपना काम भी बंद नहीं कर सकते, चाहे घर में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए। आजकल तो चौथा कर देते हैं, चौथा, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। 13 दिन तक तो वेट ही नहीं करते। वो नहीं करते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। चलो उस पर तो हम क्या कमेंट करें वो, लेकिन कोई रीज़न है जो 13 दिन भी डिसाइड किए हुए हैं। फीमेल्स के लिए 12 दिन, मेल्स के लिए 13 दिन, उसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि जो शरीर तो एक बीच की यात्रा है, इससे आगे की भी यात्रा है, पीछे की भी यात्रा है। तो वो तो मैं उस विषय पे तो क्या बोलूँगा, लेकिन ये बात है हमें बहुत जल्दी बाहर आ जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, बड़ी से बड़ा नुकसान। और जो लोग मूव ऑन नहीं करते हैं वो फंसते हैं, ये वाले। इसमें क्या होम्योपैथिक दवाई किसी तरह से हेल्प करती अरे है? क्या बात है, आप तो जानती हैं कितनी नहीं, ऑडियंस medicines के हैं। लिए ऑडियंस के लिए तो बता हमारे यहाँ रहे हैं। कितनी मेडिसिन हैं। आप जाइए किसी डॉक्टर के पास, सर वो उनके पास बहुत सारी दवाइयाँ आपके, देखिए सब ओवर रिएक्शन है, हुई है वही जो राम रचि राखा, जो होना है वो होना है, बाकी सब पीछे की बात है। इसको दोष दे दो, डॉक्टर दोषी है, कोई और दोषी है, काल ऐसा चीज़ है कि वो उस तरह का पूरा माहौल बनाता है, वो सब कुछ नुकसान होते हैं जो भी कुछ होता है। हम कहते हैं यार ये इंजेक्शन दे दिया इससे चला गया, लेकिन डॉक्टर की बुद्धि के साथ ऐसा हो गया, ये किसी से कोई गलती हो गई, ये वाली बात है। नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव अर्लीस्ट शुरू करना चाहिए, ये मेरे गुरुदेव का वचन है, जो हर प्रवचन में वो ये बात बोलते थे। एक और जो बात बोलते थे वो आगे इसमें हमारी हीलिंग थ्रू विजडम में आएगी, कि वो एक बात बोलते थे, ये गुरु ग्रंथ साहब का एक श्लोक है जो मेरा बहुत प्रिय है,
और शायद मैं रोज़ 2-4 बार ज़रूर लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैंने रिएक्शन से बीमारियाँ देखी हैं। कैंसर तो 100% रिएक्शन की। जिन्ना मारियाँ मुखियाँ, जिन्होंने हमें सताया, मारा, तिना ना मारे घुम, घुम बोलते हैं फूल को, उनको फूल भी नहीं मारना। घर तिना के जाए के और पैर तिना के चूम। फरीदा, शेख फरीद का है, फरीदा बुरे दा भी भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। तो ये जो बात कही गई है, ये नॉन रिएक्शन के लिए कही गई है कि रिएक्शन मुझे करना ही नहीं है, और बल्कि उसको कैसे नलीफाई करना है, यानी कि जिसने आपको सताया उसके पैर चूमने हैं, छूने नहीं है। ये मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। सारे हस्बैंड वाइफ विवाद ही खत्म हो जाएंगे लोग ये सीख जाए तो। लेकिन उसने ऐसे क्यों बोला, ऐसे ही उसने ऐसे क्यों बोला। देखिए, एक और बात मुझे अभी एकदम याद आया, स्वामी विवेकानंद याद आए। स्वामी विवेकानंद ने कठोपनिषद, मैंने पिछले दिनों में पढ़ रहा था, उसमें एक श्लोक है कि उत्तिष्ठत जागृत, पूरा मुझे एग्जैक्टली संस्कृत का नहीं आता, उसमें यह है उठो और जागो, और जागने के बाद जो ज्ञानी लोग हैं उनके पास आप जाइए, उनसे ज्ञान लीजिए, लेकिन अज्ञान सुन के मानना है। कहते हैं मानना है बहुत दुष्कर, ये उस तरह का दुष्कर है, इसमें लिखा हुआ है कठोपनिषद में, जैसे छुरे के ऊपर चलना जिसकी धार पे। तो मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल। लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या देने वाला है? हायर पर्पस ऑफ लाइफ, जो सबको पता होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बात सबको पता लग चलनी चाहिए। डॉक्टर हेनीमैन ने ये बात बार बार कही है, हायर पर्पस ऑफ लाइफ। उन्होंने इस ऑर्गन को हायर पर्पस ऑफ लाइफ अचीव करने का साधन बताया, इसके माध्यम से आप करेंगे। और उस साधने में जो मैंने समझाया है, जो मेरे गुरुजनों ने समझाया है, वो हायर पर्पस ऑफ लाइफ एक ही है, ईश्वर जैसा बनना। और एक लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी उसको अचीव करने के लिए। और जो भी रास्ते में कठिनाइयां आएंगी उन पे अटकना नहीं है, गंगा की तरह निर्मल तरीके से बहते जाना है। वो कहीं अटकी नहीं, वो खाली हरिद्वार में अटक के नहीं रह गई, गंगा आगे बढ़ गई, और किसी ने कुछ गंदगी डाल दी फिर आगे बढ़ गई है, असर नहीं हुआ, फिर पानी शुद्ध हो गया। तो ये जो चीज है, मुझे नदी की तरह बहना है, रुकना नहीं। इतना निर्मल होने के लिए आपको कितना अभ्यास लगा होगा। आपको नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मैं भी अभी विद्यार्थी हूँ, बिल्कुल मैं सीख रहा हूँ। एक और वो हमारे गुरुदेव बोलते हैं, असी खते बहुत कमाओ दे किछ अंत ना पारावार, हर कृपा करके बख्श दो हम पापी वड गुनहगार। हम ये बहुत पापी हैं, हमारे अंदर तो इतनी कमियां हैं, इतनी एक लाइफ इज शॉर्ट, आर्ट इज लॉन्ग। ये तो आपने भी टीचर से हमारे बोला करते थे कि जीवन तो ये प्रोसेस एक लाइफ का नहीं हो सकता है, 4 जन्म लगे, 10 जन्म लगे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उस रास्ते पे हूँ। अब मैंने 28 ईयर्स की एज में नॉनवेज और अल्कोहल सब छोड़ दिया था, हमारे परिवार में चलन था। कुछ भगवान ने कृपा की, पहले भी अच्छा नहीं लगता था, तो कुछ ऐसी कृपा हुई कि परिवार में जिनका आना हुआ मेरी पत्नी का, मैं कहूँगा कि वो क्रेडिट उसको जाता है। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आप अपना पिंड ठीक करिए, ब्रह्मांड अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरे आसपास जो मेरे एसोसिएट डॉक्टर्स हैं, एक से एक शानदार बच्चे हैं। वो कैसे हो गया? क्योंकि मैं मरीज को पैसे कमाने का जरिए खाली नहीं समझता। पैसे का तो मेरे को बड़ा बड़ा क्लैरिटी है कि भगवान ने कैसे भी दे देना है। अब तो ये है कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरे एफर्ट कितने हैं इस बच्चे की जिंदगी ठीक करने में, या जो भी कोई आया है उसकी जिंदगी ठीक करने में। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमें अपना पिंड ठीक करना है। फिजिशियन को भी, फिजिशियन हील दाई सेल्फ, पहले अपने को ठीक करो। इसमें एक आर्टिकल फिजिशियन पे भी मैंने लिखा है थोड़ा सा। सर, आपने इस बुक में अनसीन डिस्टर्बेंसेस की बात करी है, जो बीमारी शुरू होने से पहले ही जी आ जाती हैं। उनके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को देखिए, बताते हैं। अनसीन डिस्टर्बेंसेस, मैंने बोला डिस्टर्बेंस तो लाइफ में आएंगे, कुछ सीखने सिखाने के लिए आएंगे, क्योंकि हम लोग कर्म को मानने वाले हैं, कुछ कार्मिक बैलेंसेस होते हैं, उसके लिए आएंगे। अब हम वहां अटक जाते हैं। जैसे बोला कि घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, उसको लेके हमें अटकना नहीं है। ये वो अनसीन डिस्टर्बेंसेस हैं जो मेरी पैथोलॉजी के कारण बनते हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, उनको नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा था। आपको पता है वो बहुत कैंसरस कंडीशन है, तो स्टेज 4 था। उनको बड़े बड़े लिम्फ नोड्स हैं उनके, 7-7 सेंटीमीटर साइज के। वहाँ से अपोलो से डायग्नोज ये केस था।
वो डर रहे थे तो उन्होंने वो सीधे मेरे पास किसी ने भेज दिया। जब हमने पूरी बातचीत करी तो पता लगा कि 50 लाख रुपए उन्होंने दिए थे किसी को इंटरेस्ट के ऊपर, और वो कुछ ऐसा कालखंड आया मोदी जी का कि वो नोटबंदी वगैरह हुई, जो भी कुछ हुआ, तो उसने उसकी लिखत पढ़त तो इस पैसे की ऐसे होती नहीं, वो इंटरेस्ट देना बंद कर दिया। उसने कहा मैं आपको वापस करूंगा, थोड़ा समय लगेगा। उनको तो ये क्लियर हो गया, वहाँ बीमारी आ गई, वो हमारे पास आए। तो बड़ा ये जो अनसीन डिस्टर्बेंस था जिसको वो रिलेट नहीं कर पाए अपनी बीमारी से, क्योंकि मतलब ये तो दुर्भाग्य होंगे, एलोपैथ को भी ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, उनको बताना चाहिए ये कारण है, तुम्हारा डिवैल्यूएशन हुआ है इसलिए तुम्हारे लिम्फ नोड जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्टेड हो गया है। ये जानकारी ओपन है उसमें, डॉक्टर हैमर ने सब कुछ लिखा है। डॉक्टर हैमर तो ऑन्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये सब लिखा हुआ है पहले से। तो ये लोग पढ़ के उसको उस तरह से भी हैंडल करें ना। ऑर्गन को भी ट्रीट कर रहे हैं तो चलो ठीक है, करो जैसे भी करते पर हो। कैसे हैंडल करे ना, तो वो आगे क्या करे, वो दवाई तो दिमाग पे काम करने वाली दवाई नहीं है ना। दवाई नहीं है, तो इसीलिए कोई भी कैंसर का केस बगैर होम्योपैथी के ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल बोल्ड एंड क्लियर मैसेज है ये, कोई माने या ना माने, ठीक हो या ना हो। अगर कोई नहीं ठीक, अब तो इस केस में भी क्या हुआ मैं आपको बताऊं। तो हमने उनको दवाई दी, थोड़े से, ही 72 ईयर्स ओल्ड, 72 साल के थे, फिर भी काम कर रहे थे। 10-15 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 50 लाख पे अपनी जान उन्होंने स्टेक पे लगा दी थी। फिर दवाई दी, जो भी दी उनको करके, उनके वो सब ठीक हो गए। मेरे पास उनका वीडियो है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। ठीक तो तब होते जो डिस्टर्बेंस था उनकी लाइफ में उसको सहजता से लेते। भाई एक बात तो ये है कि एक समझने की बात है, मैं तो ऐसा समझाता हूँ लोगों को कि देखिए, एक तो हम ये मानते हैं कि हमारी यही लाइफ नहीं है। अब मेरे पिताजी 2016 में चले गए, अब वो घर में बाहर नॉक कर रहे हैं कि मैं आना चाहता हूँ, ये घर मेरा है, घुसने देंगे उन्हें? चूल्हा बदला हुआ है, आवाज़ बदली हुई है, आई विल नॉट अलाउ हिम टू एंटर। अरे भाई तुम्हारे यहाँ में 10 लाख रुपए तुम्हें रखवा गया था, उसको देने थे, फलाने को तुम दे दो, अब दे दो कैसे? ठीक है, और वो बंदा आया और निकल के ले गया आपसे। या सिचुएशन ऐसी बनी कि आपको लालच आया कि मैं इंटरेस्ट से पैसा कमाऊं क्योंकि बैंक में कम मिल रहा है, आप लालच में आए, फंसाया गया आपको। ये डिविनिटी है जो अपना काम कर रही है निरंतर, हमें उसके साथ मिलके चलना है बस। ये बात है। तो क्या हुआ कि वो ठीक हो गए, लेकिन फिर दोबारा उनको प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा भाई क्या हुआ दोबारा? क्या मैंने कहा अब क्या हुआ जी पैसे का? मैंने उनसे कह दी थी आप प्रयास करते रहिए उसके लिए, वो आपका अधिकार है, आप उसको प्रयास करिए। तो वो कहने लगे जी मुझे 10 लाख रुपए का चेक दिया था, 30 तारीख को डालना था मुझे, और 4 दिन पहले वो मुझसे कहता है कि अभी बैलेंस नहीं है, आप प्लीज मत डालिए दोबारा। तो रिकनसाइल तो किया ही नहीं था उन्होंने, पूरी तरह ठीक ही नहीं हुए। अब तो और क्लियर हो गया कि ये हमारे पास आए, फिर एलोपैथी में चले गए आए नहीं, मुझे पता नहीं लगा। 6-7 महीने के बाद उनका एक नेफ्यू आया मेरे पास। मैंने कहा यार चाचा जी के क्या हाल है आपके? ये चाचा जी तो चले गए, चाचा जी चले गए, क्या हुआ? फिर मैंने कहा चलो और पूरी बात, अपनी बात को भी देखते हैं ज़रा। क्या मैंने कहा यार वो 50 लाख रुपए का क्या हुआ? कहने लगे जी वो ऐसा था कि वो जिस बंदे ने लिए थे रोज़ उसके घर जाके शोर मचाते थे, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे उसको। वो रातों रात एक दिन मकान बेच के चला गया, और 3 दिन बाद चाचा जी भी चले गए। जीवन कितना सस्ता हो गया। भगवान का नाम लेते, कुछ दान पुण्य करते, कुछ और काम करते, और ऐसा नहीं था। ठीक है किसी के पास वो सारा ही लूट जाए तो उसकी फिर मैं नहीं कह सकता, जिनके पास 10-15 करोड़ हैं वो 50 लाख चला भी गया, तो यार कुछ ना तो अफोर्डेबल लॉसेस को बियर कर लेना चाहिए, अफोर्डेबल बार्गेनिंग भी नहीं करनी चाहिए। ये बात समझने की है, इसीलिए कॉन्शियस लिविंग बहुत ज़रूरी है। मतलब सही और गलत में ना अटक के, भाई ईगो आपको ईगो बैटल में नहीं जाना है कि भाई मेरे रॉन्गफुली रोक लिए नहीं, या ये कुछ भी करा। आपको अपने ग्रंथों से जुड़ना है, जहाँ पे कोई नफा नुकसान, ईश्वर हर एक का ध्यान करने वाला है। आपके साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता, गीता का बड़ा क्लियर मैसेज है। जो हो रहा है वो होना था, ये अपने सच है। साथ आप खुद ज्यादा गलत कर लेते हो, पकड़ के वहीं अटक के। इतनी सारी स्टोरीज हैं मेरे पास, आप आशीर्वाद दीजिए इसके और एडिक्शंस आते रहे। ये बात है, बिकॉज मैं चाहता हूँ लोग बीमार ना पड़े। सर आपने मोदी जी को जो लेटर लिखवाया, तो 5 साल, जैसे आपने कहा ना 5 साल बड़ी क्रूशियल एज है, फर्स्ट 5 years ऑफ हाँ, लाइफ, तो आपके पास क्योंकि 45 years से आप प्रैक्टिस में हो, तो जहाँ पे बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, क्या वो बीमारी बन जाती है या कैसे वो बच्चे की साइकोलॉजी को इम्पैक्ट देखिए करता है? एक बड़ा दुर्भाग्य है कि अब जॉइंट फैमिलीज कम होती जा रही हैं। कुछ कारण हैं कि आप पिताजी माताजी दिल्ली में रहते हैं, बेंगलोर में जॉब है, जाना पड़ता है।
लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जीवन में ना प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए। आज मेरी क्या प्रायोरिटी है? जैसे जो पढ़ने की एज है उस वक्त उल्टे सीधे काम करना मूर्खता है। मुझे सारा फोकस मेरा पढ़ाई में, अपने शरीर को बनाने में, अपने विचार शुद्धि में और नॉलेज ज्ञान ग्रहण करने में, जिससे आगे जो भी मैं प्रोफेशन आगे करूँगा, परस्यू करूँगा, तो उसकी मुझे तैयारी करनी चाहिए। उस वक्त आप मैं एक बात आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो लोग लाइफ में फ्रिवलस हैं बहुत, वो ज़्यादा मुसीबत में होते हैं। आप को हमेशा लर्निंग अनलर्निंग के मोड में रहना चाहिए। देयर इज नेवर ए रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग। तो पेरेंट्स की प्रायोरिटी, अगर बच्चा घर में आया है तो सारी प्रायोरिटी बच्चे पे होनी चाहिए, कैसे भी टाइम मैनेजमेंट करें। तो ये तो देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, सरकार को सोचना पड़ेगा कि मातृत्व कितना इंपॉर्टेंट है। खाली कहने से बात नहीं बनेगी। ये 3 महीने की मैटरनिटी लीव तो कुछ भी नहीं है जब तक फीड करा रही है बच्ची, और बल्कि देखिए बच्चा कनेक्टेड रहता है माँ से। तो बहुत जगह और भी सिस्टम्स डेवलप किए हुए हैं कि वो जहाँ प्ले स्कूल में बच्चे होते हैं, यूएस में तो ऐसा है कि वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, वो वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, करते हैं। लेकिन डेफिनेटली वो एडवांटेजेस हैं। तो आज वो एक लड़की आई, वो मैंने कहा देखो भाई अपने पिताजी से बोल दूल्हा ऐसा ढूंढे, मैं तो घर चलाऊंगी और बढ़िया सा ये आज के युग में चलने वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही मजाक की समझिए, कुछ भी समझिए। मैंने कहा काम भी करना पड़े तो ऐसा काम करो भाई 3-4 घंटे में निबट जाए मामला। बच्चा स्कूल गया, जब वो घर आए तो हम भी वापस आ गए। ऐसे बहुत सारे काम हैं। सर उसके पीछे भी रीज़न है ना, पीछे ऑपरेशन इतना हुआ कि भाई कहते हैं ना सासों से परेशान, या हर कोई अच्छा भी नहीं होता, तो वो फाइनेंशियल और हर फ्रीडम नहीं है, या तो देखिए इसीलिए मैं उस अपने जनरेशन के बाद ये जनरेशन आई जिसको था कि भाई हमें भी काम करना है। देखिए मैं अपने परिवार की, मैं बहुत बड़ी फैमिली से हूँ और हम लोग वेल कनेक्टेड हैं। मैं सबसे ज़्यादा सबसे कनेक्टेड हूँ। मेरे फादर 17 भाई बहन थे, मतलब ग्रैंड फादर और 4 ब्रदर्स, 4 के ऐसे उस जमाने में होते थे। हाँ नहीं, मेरे को लगा एक ही जने की नहीं 17। नहीं 17 कजिन्स सबकी बताए, कजिन्स मिल कजिन्स थे। राइट। एक तो एक बात थी, मैंने एक भी वो नहीं देखा उसमें किसी को डिवोर्स हो रहा है, कुछ है। हमारी जनरेशन में एक आध केस आया, हम 3rd जनरेशन में ढेर सारे केस। वो एक्चुअली क्या हुआ, जो घर हमारा जो एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर था, उससे हम महरूम हो गए। आजकल आप देख रहे हैं सब बच्चों को अमेरिका भेज रहा है, पैसा बहुत आ गया है। तो यार ये संस्कार कौन देगा? जब मेरे बेटे का एडमिशन क्या हुआ कि उसने बैक्सन कॉलेज से किया था, तो बैक्सन कॉलेज तब बात चल रही थी, वो शुरू करने वाले थे, उसका फर्स्ट बैच था, उसका एडमिशन ऑलरेडी कहीं पूना में हो गया था। अब मैं अपने गुरुदेव के पास गया। मैं ये देखे अनफॉर्चुनेटली गाइड्स भी नहीं है, गुरु नहीं है हमारे पास, हमारे जीवन में गुरु ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने अंकल बोलते थे, मैंने कहा अंकल इसका एडमिशन पूना में हो गया है, मैं टिकट्स भी करा लिए, नहीं जाना है वहाँ पे, यहीं होगा। अब ऐसे लोग जो ब्लेसिंग्स देते हैं, वो कॉलेज भी खुला, उसका एडमिशन भी वहाँ हुआ। कहने लगे तुम्हें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे ट्यूशन के और इस सब के। उनके पीछे एक छुपी हुई बात थी, कैसे संस्कार मिले, कैसे दोस्त मिले, बिगड़ गया तो क्या होगा, ये सारी बातें उनके दिमाग में थी। ये जो सदगुरु होते हैं या फिर गुरु होता है, वो ये इस तरह से गाइड करता है। वो मैं आज सोचता हूँ इतना अनफॉर्चुनेटली वो चला गया, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको कि वो एक बहुत ही संस्कारी बच्चा था। तो जो संस्कार हम घर में दे पाए, मेरी पत्नी दे पाई, मेरे पेरेंट्स थे तब उन्होंने जो दिए, उसके नाना नानी थे, सब लोग थे, तो जो लर्निंग हुई ना हमारे घर में, तो वो चीज़ आजकल मिसिंग है। तो ये दिक्कतें आ रही हैं बहुत बढ़िया। जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि दादी भी संभालती थी, सब लोग, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। बच्चे इतने हो जाते थे घर में आपस में खेलने के आपस लिए, में टीवी खेल, का तो अब वो मतलब सब ही नहीं नहीं है, था। तो हमें उस तरह से अब सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है। तो मैंने तो इसीलिए मोदी जी को लिखा, भैया 5 साल की छुट्टी दो माँ को, क्योंकि एक अच्छा बच्चा बने, एक संस्कारी नागरिक बने, उसका दायित्व सबका है। आपके कितने सारे खर्चे, अगर वो हेल्दी होगा, उसकी हेल्थ पे ध्यान देंगे, बीमारी पे खर्चा नहीं होगा, अस्पताल कम खोलने पड़ेंगे या हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। मेरे हिसाब से खोलने चाहिए वेलनेस सेंटर्स, जहाँ बातचीत हो। अगर कोई घर में किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया है कि कोई कमी हो गई है, कोई पेरेंट, मैं कई बच्चों को जानता हूँ बेचारों के पेरेंट्स नहीं है, नहीं रहे, ऐसे लोगों को कौन सपोर्ट करेगा? ऐसे वेलनेस सेंटर होने चाहिए। सर आप तो 5 इयर्स मतलब प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के बाद के 5 इयर्स कह रहे हो, बिल्कुल। आजकल लोग 9 महीने के लिए भी सैरोगेट
पेरेंट ढूंढ रहे हैं, ये सरोगेट मदर ढूंढ रहे हैं, इसका कुछ इम्पैक्ट बताइए ना बच्चे के ऊपर। मैं आपको बताऊं, देखिए ये बड़ी, एक क्या हो रहा है कि मैंने इसमें एक लिखा है एक जगह कि टाइमली कंसेप्शन नहीं करते। मनुस्मृति में लिखा हुआ है शादी करते ही पाणिग्रहण संस्कार हुआ, उसके बाद बच्चा होना चाहिए। सिस्टम भी हमारा उस वक्त हॉर्मोन्स के लेवल्स हाईएस्ट लेवल के होते हैं, तो उसी वक्त जो है कंसेप्शन होना चाहिए। फिर सिस्टम भूल जाता है। जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे हैं 1.5-2 साल से, तो सिस्टम को भी लगता है कि इनको नहीं चाहिए, उसको इतना तो नहीं है कि ये 2 साल बाद प्लान करेंगे, ऐसा भगवान ने सिस्टम नहीं बनाया। एक तो शादी लेट हो रही है हाँ, तो जो आपने बात कही, और फिर देखिए फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, एक जो इसमें एक जो बात है ना, मैं सरोगेसी और इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो आईवीएफ वगैरह हो रहे हैं, इनके बहुत सारे इनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रीज़न ये है कि सरोगेसी में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो फुटबॉल की तरह है, जिसके पेट में बच्चा है उसने पालना नहीं है। अब बच्चा तो उसी माँ से कनेक्टेड है, आपने फुटबॉल उछाल के इस मदर के उस पर आ गई, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका जो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसको कैसे एड्रेस करेंगे आप? कौन सी दवाई है आपके पास? ये जितने सरोगेसी वाले काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, क्या जो उसका इफेक्ट होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा, वो कैसे काउंटर करेंगे? कैसे समझाएंगे उस बच्चे को? सर उस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, आप बताइए ना। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये बालक का आना, किसी बच्चे का आना, उसके पीछे बहुत सारी बात, प्यार मोहब्बत, वो सब चीज़ें होती हैं, इमोशंस होते हैं। उसके बाद एक क्रिएट होता है, एक मैकेनिकल क्रिएशन कर रहे हो आप। मुझे नहीं मालूम जो पहले वो एक वो कौन सी डॉली क्या थी, एक वो पहला जो शीप का किया था ना, उसका क्या हश्र हुआ, ये उनको स्टडीज निकालनी चाहिए। हाँ वो बहुत जल्दी और बहुत सारी जितने बीमारियों लोग में। आईवीएफ और सरोगेसी से बच्चे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि ये बच्चों की हेल्थ का क्या स्टेटस है, इनके क्या इश्यूज आए, क्या हमें इसे परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए ना, मतलब कि सरोगेसी के मेरे पास कई बच्चे ऑटिस्टिक आए हैं। एक बार एक कपल ऐसा था कि वो दोनों ही प्रोफेशनल से, इनिशियली प्लान नहीं किया, जो भी कुछ किया फिर हुआ नहीं, फिर आईवीएफ से किया उन्होंने बच्चे, और दोनों बच्चे ऑटिस्टिक, दोनों ही ऑटिस्टिक। दोनों ऑटिस्टिक, दो ही हुए थे, ट्विन प्रेगनेंसी थी वो। सरोगेट पेरेंट में ब्रेस्ट फीड कौन कराता है? ये तो क्वेश्चन है, इनसे पूछना चाहिए जो सरोगेसी में अगले दिन ही दे देते। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग इतना के लिए बड़ा क्राइम है, मैं बता नहीं सकता, ये इन्हें पता ही नहीं है, दे आर इग्नोरेंट। ये गायनेकोलॉजिस्ट भी इग्नोरेंट है, स्टडी नहीं कर रहे। देखिए मैंने इस प्रोफेशन को, ठीक है मेरा घर चलता है इससे, लेकिन मैंने खाली घर चलाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, वरना यहाँ तक ये किताब निकल के ही नहीं आती, वरना मैं गर्भ संस्कार पे काम नहीं कर रहा होता अगर मेरा सोच ऐसा नहीं होता। वैसे भी पहले जो फिजिशियंस होते थे, वो तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था तुम्हारे गेहूं पैदा हो रहा है तो वैद जी को एक गेहूं दे दो, वैद जी दवाई दे देंगे। आजकल तो वो सिस्टम है नहीं, आजकल तो वैद जी को मर्सिडीज चाहिए और बीएमडब्ल्यू चाहिए आजकल के डॉक्टर्स को। तो वो चक्कर क्या हो गया कि ध्यान नहीं दिया, और ये बता ही नहीं रहे, ये कोई रिजल्ट नहीं बता रहा, कोई स्टडी नहीं कर, ये वैक्सीन के बारे में नहीं आ रहा कि कोविड वैक्सीन के बाद क्या हुआ, उनकी हेल्थ का स्टेटस क्या है। ये जिम्मेदारी नहीं है इनकी, जितनी हजारों करोड़ रुपए वैक्सीन पे खर्च किए, क्या ये स्टडी नहीं कर सकते कि हमने भर भर के डराया, उसका क्या हुआ? बेचारे मोदी जी को तो पता ही नहीं था, वो भी डरा रहे थे, अमिताभ बच्चन को भी नहीं पता था। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ओ भैया, उधर डायग्नोज करते जा रहे हो, इधर कह रहे हो कि दवाई नहीं है इसकी, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं कि फियर से ही लंग्स अफेक्टेड होते हैं। गांव में तो किसी को नहीं हुआ ना, नहीं इतना हुआ, फेटालिटी। ये फैक्ट है। मैंने मोदी जी को भी एक लेटर लिखा था, मैंने कहा आप देखिए ये काम गलत है, हमें कॉशियस रहना ठीक है, डरना थोड़ी चाहिए। अब प्रेगनेंसी में पेन से लोग डरने लगे, इसीलिए पेन्स ही नहीं आते। पेन्स ही नहीं आते, पेन्स आते नहीं तो वो क्या क्या यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको जागना पड़ेगा, उठना ही नहीं है, जागना है, और ज्ञान को दोबारा से अपनी जिंदगी में लाना है। आपने वाइटल फोर्स को बोला है कि असली डॉक्टर वही है हमारे अंदर का, जी, तो इसको किसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाइए। तो एक बात जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जब ये इंसान बनाया तो उसने, मेरे को नहीं लगता था कि उसके दिमाग में डॉक्टर होगा, इंस्टिंक्ट्स थी, और इंस्टिंक्ट्स ही जब आपका मन आपकी बुद्धि के अधीन हो, तो जो वाइटल फोर्स हमारी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दवाई, जानवर देखिए ना,
ये पेट्स हैं, उनको कैंसर हो रहा है दुनिया भर की। अरे जंगल में कोई किसी को कैंसर है शायद, मेरे ख्याल से तो नहीं होता होगा। और ना कोई पता नहीं डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर इंस्टिंक्ट है यार ये यार हर्ब खा लो, ये कर लो, वो कर लो। कुत्ते को देखिए वो खाना बंद कर देता है, घास वो वैसे नॉर्मली नहीं खाता, घास खाएगा वॉमिट करेगा, ठीक हो जाता है। हम ये सब चीज़ें भूल गए, हम दादी माँ के नुस्खे भूल गए, हम अपनी रसोई भूल गए। हमारे अंदर सब कुछ था। आज मुझे प्यास ज़्यादा लग रही है, आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मेरा चाय अब ज़्यादा हो गई। ये इंस्टिंक्ट है। जब आप हेल्दी होंगे, आपका मन बुद्धि के अधीन होगा और बुद्धि ईश्वर के अधीन होगी, तो दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, मिनिमम होगा। सर हमने इंस्टिंक्ट्स की बात करी, आजकल कई घरों में ये बहुत कॉमन डिबेट है, बच्चा दूध नहीं पीना चाहता, पेरेंट्स को होता है नहीं दूध पियो दूध पियो, क्या ये सही है या? देखिए इसमें तो स्टडी करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल इन्फेंट है, उसको माँ के दूध की ज़रूरत है। नहीं, जैसे 5-6 साल के बच्चे हैं 5-6 साल के बच्चे हैं और तो किसी किसी बच्चे को होता है ना दूध अच्छा नहीं लगता या वो नहीं भी हमें पीना है। पहले से देखना पड़ेगा कि दूध की मुझे लगता है आवश्यकता है बच्चों को। आजकल कुछ स्कूल्स कह रहे हैं कि दूध नहीं चाहिए इतना, पता नहीं, मुझे खुद को दूध बहुत प्रिय है, तो मैं तो समझता हूँ ये मतलब कहीं पे गड़बड़ हुई है। देखिए जब ये इस तरह के होते हैं ना, आज तक ये चीज़ सूट कर रही है, अब नहीं कर रही, तो दूध कुछ भी तो प्योर नहीं रह गया है। वो बात भी आपकी सही है। फिर आपने भी तो गाय रखी है। मैंने तो गाय रखी है, हमारा दूध तो बहुत शुद्ध है ना, हम कोई उसे दूध निकालने के लिए दवाई लगाते हैं, उसके कुछ नहीं है, जितना उसका मन होता है उतना देती है वो। जिनके पास गाय नहीं है उनके लिए क्या करना उनके है? लिए ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारी डेयरीज हैं हमारी सरकार के पास, जो देखिए ये अवेयरनेस है लोगों में। अब एक और बात आई है, अब लोग, आपने देखा होगा पिछले दिनों में पिलग्रिमेज सेंटर्स में भीड़ बहुत होने लगी, लोग भगवान को मानने और डरने लगे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। हमारे मन के अंदर है कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, मुझे केमिकल से सब्जियों को नहीं वॉश करना है, ये सब मन में आएगा। ये सारा ज्ञान आवश्यक है। जितना ये लोग दवाइयों पे पैसा खर्च कर रहे हैं ना अस्पतालों पे, उसके साथ साथ ये ज्ञान देने में खर्च करना चाहिए कि सड़क चलते हुए आपको गुस्सा नहीं करना है, स्माइल देनी है, अगर किसी ने आपको साइड दी है तो ज़रा उसको थैंक्स बोलना है। ये सब सिखाया जाना चाहिए। सिंगापुर में है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये सिखाया, तो ये हमें सिखाया ही गया। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, मोदी जी आए तो सफाई के बारे में उन्होंने हमें अवेयर किया, और वो बराबर ध्यान रखें। अगर आप देखें तो किस तरह से सब लोगों का ध्यान, जो छोटे छोटे लोग हैं बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनका सम्मान होना, पद्मश्री वगैरह अगर आप देखें तो इस तरह से दी जा रही है, जो लोग वास्तव में डिजर्व करते हैं, जिनको आज तक कोई पूछता नहीं था। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर का कोई जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उसको पद्मश्री दे दिया इस तरह से हो जाता था। जबकि होना ये चाहिए, जो कैपेबल लोग हैं, जिनको रिकग्निशन चाहिए, उनको रिकग्निशन इसलिए चाहिए कि ऐसे काम सब लोग करें। अभी एक बता रहे थे, कोई एक 75 ईयर्स ओल्ड है, अभी उनको पद्मश्री मिला है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी उसने बना दी, किताबें ले लेके सबसे इकट्ठी करके, इन वेरी ऑर्डिनरी मैन। तो ये चीज़ें, ये हमारा साथ साथ चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम अपने ग्रंथों से दोबारा जुड़ें तो इस बात को समझेंगे कि वाइट अंदर भगवान ने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है। तो एक और बात होती है, देखिए आपने वो ऐड देखा होगा, मैं कई बार बताता रहता हूँ ये बात, वो चिप्स का एक ऐड आता है, चिप्स का नहीं ऐड है वो एक एंटासिड का है ऐड। वो चिप्स खा रहा है और उसके बाद उसको ब्लोटिंग हो गई, उसने अब एंटासिड पी लिया, फिर दोबारा चिप्स खाने शुरू कर दिए। ये विजडम मिला इस दवाई से। एक वॉमिट होती, ब्लोटिंग होती, उसका खाने का मन नहीं करता, वो इंस्टिंक्ट थी कि आज मैं मम्मी खाना नहीं खाऊंगा, मैंने आज चिप्स बहुत खा ली हैं, और अगले दिन वो ठीक हो जाता अपने आप। और साथ में ये भी उसके अंदर चला जाता कि मुझे इस तरह से ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ये जंक फूड इतना नहीं खाना है। आज है ही नहीं, सारी दुनिया हॉस्पिटल क्या क्या खा रही है, वो कह रही है कैसे भी खाना हजम हो, वो सुबह पहले ही दिन वो शुरुआत उस गोली से कर देते हैं ये दुर्भाग्य है हमारा। तो मैंने इसमें इस किताब के अंदर एक फिजिशियन के लिए भी, हमारा डॉक्टर कैसा हो, तो उस पर भी लिखा है डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है। तो कॉन्शियस लिविंग की बात है। मैं समझता हूँ जो लोग कॉन्शियसली जिएंगे, सर्टेनली दवाइयों से भी बचेंगे, कम से कम ज़रूरत होगी। ये मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी। ये सौभाग्य है कि होम्योपैथिक दवाई गुरु समान काम करती है, सिस्टम को विजडम देती है कि तुमने यहाँ ओवर रिएक्ट किया, यहाँ तुमने अब नक्स भूमिका खिला देते हैं कई बार, सबको पता है सभी सुनने वालों को, ओवर ईटिंग हो जाए तो नक्स भूमिका ले लो। तो नक्स भूमिका न केवल उस कंडीशन को ठीक करती है, आपको कायदे से उसको विजडम देना चाहिए कि तुम्हें इस तरह से इंडल्ज नहीं होना है। खाना जो है नीड के लिए खाना है, ग्रीड के लिए नहीं खाना है।
सर आपने इनफर्टिलिटी के ऊपर बताया अभी, ऐसी नक्सवामिका की बात आई तो जितने भी लोग अल्कोहल पीते हैं या उस पर डिपेंडेंट है, उन सबको ये लगता है कि नहीं कुछ नहीं होता अल्कोहल पीने से, तो उन लोगों के लिए भी कुछ तो ज्ञान की बात देखिए बताइए। एक बात शायद लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच बताऊं, अगर मुझे हलवा खाना अच्छा लगे, बात समझ में आती है। मुझे मीठा कोई भी खाना मिले अच्छा लगे, ये कड़वा कैसे स्वादिष्ट लगने लगा, मीठा लगता है लोगों को, कड़वा ही नहीं लगता ये है। मति भ्रम है। ईश्वर ने मुझे लगता है अल्कोहल जो है वो दवाई के लिए बनाया था, अफीम दवाई के लिए बनाई थी, हमने उसका दुरुपयोग किया, और मजे के लिए किया। वो तो साथ में ना जस्टिफाई भी करते हैं, भगवान जी भी तो पीते थे सोमरस। वो सब देखिए वो, लेकिन अगर उसकी स्टडी करी जाए, अब गवर्नमेंट का ये भी काम है, अल्कोहलिक्स की मेरे को लगता है हर एक का चिप बनी होनी चाहिए हर बंदे की, उसकी फैमिली में क्या खान पान है, क्या चीज़ें हैं, क्या बीमारियां हैं। मैं तो आजकल सब लोगों से कहता हूँ अपनी एक हिस्ट्री जो है ना, आप एक डायरी में नोट करिए, आपके परिवार में किस तरह की कमाई होती थी, उसका क्या प्रभाव रहा, खान पान कैसा था, क्या क्या दिक्कतें आई हैं आपकी लाइफ में, तुम आगे ना हो। एक किताब है जो मार्क वॉलिन की, इट डिडंट स्टार्ट विद यू। तो हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वो ट्रैवल करते हैं थर्ड जनरेशन में भी, आगे भी, उनको हमें रिजॉल्व करना है। तो हम हिस्ट्री लिखें, इस बारे में लिखेंगे, पता लगेगा कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक इसलिए है कि मेरे पिताजी बहुत अल्कोहल लेते थे। कैसे जनरेशन में अल्कोहल का effect- अल्कोहल का मेजर इम्पैक्ट, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा शराब है, 25 में एक बच्चा ऑटिस्टिक है, क्या करेंगे? होम्योपैथी है नहीं वहाँ पे, ठीक ही नहीं होंगे बच्चे। किसी तरह ऑक्यूपेशन थेरेपी से कुछ रहने लायक आपने कर भी लिया तो क्या होगा उसका? तो ये जो चीज़ है, अमेरिका में 30 बच्चों में एक है। अगर ये मुझे पता लग जाए, ये लिखा जाए, अल्कोहल की बॉटल पे लिख देना चाहिए कि हो सकता है आपकी थर्ड जनरेशन में बच्चा ऑटिस्टिक पैदा हो, आपका लिवर खराब हो या ना हो, आप तो निकल गए, कोई बात नहीं। थर्ड जनरेशन, आप उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि मेरे दादाजी ने शराब पी थी और बेहोश हो गए थे, तब वो शराब पी के बेहोश हो जाते थे, मैं ऐसा बेहोश बच्चा पैदा हुआ हूं कि मैं दुनिया से कनेक्ट ही नहीं होना चाहता। शराब पी के और क्या करते हो, डिस्कनेक्ट ही तो होते हो। एक जरा सा घर में कोई बेहोश हो जाए, हाँ घबरा जाते हैं लोग, और लोग बेहोश होना चाहते हैं। तो आज मैं पहली बार इस तरह की बात कह रहा हूं, लेकिन आप देख लेना कि मतलब ये बात है इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से ये अवेयरनेस आनी चाहिए। और हम जो मैं बात कह रहा था लर्निंग अनलर्निंग का है, मैं भी 28 ईयर्स की एज तक हमारे घर में जो चलन था उस तरह से हम सब करते थे, लेकिन यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मैंने अपने पिंड को ठीक करने का प्रयास किया तो मेरा एनवायरनमेंट वैसे ही हो गया, मेरी पत्नी ऐसे परिवार से आ गई, वो सब परिवर्तन हुआ। जिस दिन ये बातें, दुर्भाग्य है कि मेडिकल कॉलेजेस में हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे जिस लेवल का करना चाहिए। सरकार को चाहिए 1 रुपया दवाई पे खर्च करें, 1 रुपया प्रिवेंटिव हेल्थ पे खर्च करें। डॉक्टर्स की तरफ से ज्ञान आ रहा है, 2 पेग तो पी सकते हैं, 2 पेग इससे। क्योंकि डॉक्टर साहब खुद आप कोई कहना नहीं चाहिए, किसी प्रोग्राम में चले जाओ आप, हर जगह लोग उसी तरफ होते हैं, चाहे वो एल्यूमिनाई करो चाहे कुछ करो। तो ये दुर्भाग्य है हमारा। सच बताऊं आपको, हर वक्त होश में जीना चाहिए, एक पल न जाए। मेरे को लगा जब मैंने कठोपनिषद अभी पढ़ी, तो मैं अभी और उपनिषद वगैरह देख रहा हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इस उम्र में आके समझ में आई। हम तभी समय का सदुपयोग करते, टीवी में मोबाइल में टाइम बर्बाद नहीं करते और इस ज्ञान को अर्जित करते, तो हो सकता है हम में से बहुत सारे विवेकानंद बन जाते, बहुत सारे महर्षि रमन होते, महर्षि अरविंद होते। वो हमने मौके गंवाए हैं इन जो क्या वाइसेस हैं उनकी वजह से। मुझे लगता है आजकल के बच्चों को इनकी कहानियाँ भी नहीं पता, उन्हें सुपरमैन, स्पाइडरमैन तो पता है, पर जो नाम आपने लिए, आई डाउट कि 10% बच्चों को भी पता होगा। देखिए वो इसीलिए मैं गर्भ संस्कार की बात कर रहा हूँ। भक्त प्रहलाद के बारे में इसमें मेंशन है, इस किताब में भी वो उनके बारे में है कि हिरण्यकश्यप के पुत्र, डीएनए कैसा मिला, राक्षस। लेकिन मुझे पुरानी तो यात्रा नहीं पता, लेकिन कि कैसे उनको आया कि मुझे मेरा लक्ष्य कुछ और है। तो जब वो पेट में थे तो उनकी माँ जो है वो, लोग पीछे पड़े हुए थे कि ये एक और राक्षस पैदा हो जाएगा, इसको मार दो। तब नारद जी उन्हें अपने आश्रम में लेके गए हैं, कयाधु नाम था उनका, प्रहलाद की मदर का। तो वहां पे उन्होंने उनको कथाएं सुनाई, ईश्वरीय सारा ज्ञान दिया। कैसा प्रहलाद पैदा हुए जो भगवान से कह रहे हैं मुझको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप जो उन्होंने कहा कि अब उसको मारने के बाद हिरण्यकश्यप को भगवान ने कहा तुम ये वर ले लो, सबसे पहले क्या मांगा कि मेरे पिताजी की गति अच्छी हो। तो करते करते उन्होंने कहा अच्छा,
अगर आप ये कह रहे हो कि इसका मतलब मेरे अंदर इच्छाएं बाकी हैं, ये इच्छा जो है, ये वासना है, ये भी समाप्त कर दो। ये बात बहुत गहरी है। इससे अगर मैं अपनी कठोपनिषद का ही है कि माई रिचनेस लाइज इन द स्मॉलनेस ऑफ माई वॉन्ट्स, इसके बाद भी अगर मैंने ऐसा सोच भी लिया और ऐसा बन भी गया, प्रारब्ध निश्चित है। अगर मुझे राजाओं की तरह रहना है तो मुझे रहना ही पड़ेगा। भगवान ने डिसाइड किया है, यार तुम्हें आईएएस बना देंगे, रहो आराम से, मौज की तरह रहो। तो ये सोच भी, मतलब हमें लगता है कि कहीं से ये ज्ञान हमारे करिकुलम में आ जाए। और मेडिकल, अभी पिछले दिनों डॉक्टर हर्षवर्धन जी मेरे क्लिनिक पर आए थे, तो मैं उनसे बात कह रहा था कि मेडिकल करिकुलम में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस की ज़रूरत है, सिलेबस हमें चेंज करना चाहिए। मैं फिर आपके माध्यम से बात कहना चाहूँगा, 1 रुपया दवाई पे 1 रुपया प्रिवेंशन पे खर्च होना चाहिए। पार्क्स बने खूब अच्छे, बच्चों को मोटिवेट करें। पार्क्स में बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, ये बड़ा दुर्भाग्य है। फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है, आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम बहुत ही कॉन्शियस पेरेंटिंग हो हमारे यहाँ, और पहले सेल से ही संस्कार देना शुरू कर दें तो पता नहीं विलक्षण बच्चे पैदा होंगे, और हिंदुस्तान को जगत गुरु बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। आज भी हमारे यहाँ बुराइयाँ कम हैं, मैं कहूँगा। कोई कुछ भी कहता रहे, हमारे यहाँ, हमारे देश में कंपैशन, दया, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। अभी हम लोग एक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह का विचार है, संस्कार देने हैं बच्चों को। एक दिन हम लोग रखने जा रहे हैं, अपनी संस्कृति के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये इस देश की खास बात है। इसीलिए हमारे मंदिर वो स्ट्रांग हों, वो ऐसे सेंटर्स बने जो ज्ञान दें, और ये ज्ञान का फ्लो बंद नहीं हो। ये सबको मौका मिले कि उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, यजुर्वेद में क्या है। अभी एक दिन मैं उसमें गया, हवन के अंदर उन्होंने इनवाइट किया, तो मैं गया। तो मैं सच बताऊं आपको, उस दिन वो जो आधा घंटे का कार्यक्रम था, क्या हम रोज आधा घंटा नहीं दे सकते इन ग्रंथों से? यजुर्वेद के बारे में बता रहे थे, पता ही नहीं था। सर अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई स्कूल्स ही नहीं है। अगर मैं कहूँ ना कि मैं अपने एरिया में या लोकेलिटी में सर्च भी करूँ जहाँ पे इस तरह की एजुकेशन दी जाती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है बच्चों के पास उस तरह देखिए, की। एक बात आपको बताऊं कि जब आपके मन में आता है ना कि मुझे गुरु चाहिए, या मुझे मेरे बच्चे के लिए ऐसा स्कूल चाहिए, तब आप जाके स्कूल के अथॉरिटी से ही बात करेंगे कि मैं तो नॉर्मल एजुकेशन के साथ मैं चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति से जुड़े, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। कभी भी है कि अमेरिका जाके मुझे पढ़ना है या इंग्लैंड जाके पढ़ना है, ये ना सोचें। यहाँ पे सब कुछ है, और वो अपने देश से प्यार करें, इस जिम्मेदारी समझें इस देश को भी हमें आगे ले जाना है। ऐसे बहुत सारे, जापान के बारे में आपको शायद पता होगा कि जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा, अमेरिकन फोर्सेस ने, एलाइड्स ने, उन्होंने गिराया, तो क्योस के बाद उन लोगों ने दोबारा बनाया। जापान आज वर्ल्ड का सबसे कंफर्ट देने वाला देश है। हमारी जितनी भी कार्स हैं, घर के यूटेंसिल्स वगैरह हैं, मैक्सिमम मेड इन जापान है। उन्होंने अपना सोच बदला, हथियारों पे ध्यान नहीं दिया, और अपने उस परेशानी को लेकर भी परेशान नहीं हुए। अमेरिकन गुड्स, वहाँ पे रेडियो बेटर हुआ करता था, जापानीज रेडियो सस्ती क्वालिटी का होता था, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था। चेंज किया, हम अमेरिकन यूज़ नहीं करेंगे, अपना यूज़ करेंगे। ऐसे हम संस्कार बच्चों को दें कि वो राष्ट्रवादी बने, राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, परिवार के प्रति समर्पित हों, और जो दुर्भाग्य से कुछ पीछे रह गए हैं उनके हाथ बटाने वाले हों। ऐसे बच्चे हमें जन्म देने हैं, उसके लिए काम करना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स देखने वाले पेरेंट्स कैसे ये काम करेंगे? अरे सुबह उठ के अगर हमारे टीवी और रेडियो को कंपलसरी कर दें, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, ये 1 घंटा सिर्फ रामचरितमानस होगी, गीता होगी, और कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट ही नहीं होगा। और रात को 10 बजे नमस्ते हो गई। तो पुराना जो टीवी था ना, रात को नमस्ते, अब हम प्रातः 7 बजे मिलेंगे। मुझे लगता है उस दुनिया में दोबारा जाना पड़ेगा, वरना अगर हमें अपनी जो बच्चे हैं, आगे आने वाली जनरेशन, प्रोजेनी को बचाना है, तो हमें बहुत ही बड़े बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे सरकार को, और ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी। माँ बाप को ऐसे स्कूल ढूंढने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मेरा पोता जिस स्कूल में पढ़ता है वो पूरे संस्कार दे रहे हैं। मैं उनके कार्यक्रमों में जाता हूँ, गजब है। और मैंने कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? प्रकृति में है, नोएडा में। अच्छा, कौन से सेक्टर में सर? ये सेक्टर 128 में है। अच्छा। तो हमने देखा, और पहले मन में आया, एक बार मुझे कॉलेज में गुरु के ऊपर बोलने का मौका मिला। मैंने कहा, गुरु आपको ढूंढता है, ये स्कूल आपको ढूंढ लेगा, प्रोवाइडेड आपके मन में आए।
ऐसा लग रहा है मुझे आपसे बात करके कि मैं कब से इस फिक्स में थी कि मेरे को भी अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए। आज आपने नाम बता दिया। आपको आपको जो भी अच्छा चाहिए वो संकल्प करिए, अपने संकल्प बड़े रखिए, अपने शुभ संकल्प रखिए कि भगवान मुझे एबंडेंस में पैसा दे जिससे कि मैं बहुत लोगों को, परिवारों को चला सकूं। मुझे काम ऐसा दे जो मेरे माध्यम, मेरी ऐसी फैक्ट्री में लगाऊं, ये बच्चे मेरा ऐसा काम करें कि 200-500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। ये सोच आप लाई, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड वैसे ही हो जाएगा। ये बात। सर आपके अकॉर्डिंग बीमारी का पहला सिग्नल बॉडी में आता है या माइंड में? देखिए, हमें माइंड में आता है और माइंड में हमें, हमारी आदत में नहीं है, क्यों हमें तभी पता लगता है जब बॉडी में आती है। जब मुझे, चलो मैं तो होम्योपैथ हूँ, जब मैंने उस रिएक्शन में बताया था कि मुझे खांसी हुई, रादर मुझे उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए था कि मैं यहाँ गुस्सा अंदर कर रहा हूँ, दिखा नहीं रहा, और इसका इफेक्ट होने वाला है। तो सिग्नल हमें मिलता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। सर जैसे किसी को गुस्सा आया हम्म। तो 2 ऑप्शंस होते हैं उसके पास, या तो सप्रेस कर दो या एक्सप्रेस कर दो। क्या ज़्यादा नुकसान करता है? आपने गुस्सा बोल दिया, कह दिया, या देखिए, फिर आपने दोनों मामले गलत हैं। ये विजडम होना चाहिए कि आज जो ये सिचुएशन हुई है, कोई कारण है, नहीं इसका पास में कारण था। लास्ट लाइफ में मैंने पता नहीं किसके साथ कितनी बदतमीजियां की थी, आज ये बंदा आके कर गया। तो बात बढ़ाना होता है जब आप रिएक्ट करते हैं, तो ये तो स्वभाव बनाना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए कि मेरी आंतें ठीक रहें, मेरी इंटेस्टाइन्स ठीक रहें, मेरे लंग्स ठीक रहें, तो मुझे डरना नहीं है। कोविड में लोग डर से मरे हैं, डर पहले आया है, लंग्स बाद में अफेक्टेड हुए। 700 करोड़ आबादी है वर्ल्ड की, और उससे भी ज़्यादा होगी, सब लोग तो बीमार नहीं हुए ना, और जो भर भर के डराया गया वो रीज़न था। और बीमार हुए भी तो सब डेथ तक नहीं सब पहुंचे। डेथ तक नहीं पहुंचे, किसी को विजडम मिल गया, किसी को आर्सेनिक मिल गई, एकोनाइट मिल गई, वो बचे भी हैं लोग। हम्म। तो अब वो कैसे लेते हैं, ये मैं इसीलिए बात कहता हूँ, हमें अपनी सॉइल की तैयारी करनी है। सर आपने देखा है कि रिएक्शन कम हो गया तो बीमारी खुद ही हील होने शुरू हो गई। बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ और गया। ये तो डॉक्टर हेमर ने कहा है ये बात कैंसर में। और अगर आपने वो कॉन्फ्लिक्ट, मेरे एक बार मुझे याद है, एक लेडी मेरे पास आई, उनकी लिवर की कैंसरस कंडीशन थी, पता लगा उनके जिठानी से बहुत झगड़े हैं, हेट्रेट थी। ये हेट्रेट शब्द जो है ना, ये बड़ा गलत है। मैंने कहा ऐसा है, देखिए अगर आपको ठीक होना, हमने तो ये समझ आ गए कि आपको अपनी जिठानी से तो हारमोनी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब इलाज करना है करिए, जिठानी से तो मेरी अब जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। ऐसे लोग ठीक होंगे क्या? और ठीक हो भी गए टेम्परेरीली किसी मेडिसिन से, बड़ी मुसीबत में आएंगे। तो क्या दवाई उनके इस सोच को भी बदल सकती है? होम्योपैथिक मेडिसिन तो कर सकती है, और आदमी खुद भी कर सकता है। किसी सत्संग से भी तो विवेक आ सकता है। वाल्मीकि का इतना बड़ा एग्जाम्पल है, वो बदला ना, रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि हो गया संत। क्या रचना करिए रामायण की। मैं समझता हूं कोई भी, इसीलिए मैं सच बताऊं आपको, कोई भी खराब व्यवहार वाला हो, कोई भी हो, मैं उसकी उस बुराई का तो विरोध करता हूं, उससे नहीं करता। क्योंकि ये सब हम सबका अधिकार है ठीक होने का, खराब से खराब। हमारी जो जेल है ना, इनफैक्ट वो है भी, वो रिफॉर्म करने वाले होने चाहिए। मैंने तो एक बार कहा भी था कि जेल इनमेट्स का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल माइंडसेट जो है वो सॉइल की गड़बड़ी है। ये जो आजकल, आज जो आपको पुतिन और ट्रंप बड़े हेल्दी दिख रहे हैं, उनकी रिपोर्ट सारी ठीक होंगी, लेकिन वो देश तबाह करने वाले इन लोग हैं, देश तबाह कर दिए उन्होंने। उनको स्वस्थ बोलेंगे क्या आप? कौन कह सकता है कि ये लोग जितने भी लड़ाई करने वाले हैं, हथियार बनाने वाले या जहर बनाने वाले, और सबकी कंडीशन भी हम देख रहे हैं। शराब के बारे में तो एक और बात मैं ऐड कर देता हूँ, बेचने वाला, पैदा करने वाला, सब कभी ना कभी दुखी होते हैं। और आप स्टडी कर लीजिए, चाहे वो कौन से भाई थे, दो आपस में एक दूसरे को मार दिया, वेव वाले, वेव वेव वाले, के ओनर्स। पोंटी थे, क्या था वो, पोंटी चड्डा। सर ऐसा क्या होता है जो रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद भी पेशेंट ठीक फील नहीं करता? कई बार रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल है बट पेशेंट ठीक नहीं है। मैंने बोला ना, जैसे डायबिटीज़ है, उसमें मैकेनिकली हम शुगर ऊपर नीचे कर रहे हैं, बंदे का तो इलाज ही नहीं कर रहे। जो उसकी लाइफ में रेजिस्टेंस है वो तो ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा, लाइफ में हार्मनी नहीं है, तो रिपोर्ट तो ठीक हो गई, इंसुलिन लगा के ब्लड शुगर, बंदा वहीं के वहीं है। नतीजा क्या हुआ पता लगा थोड़े दिन बाद, किडनी इफेक्टेड हो गई, फिर कुछ और इफेक्टेड हो गया। मैं एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े व्यक्ति, जो एक बार स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, मैं उनसे मिला, क्या लगा मैं 40 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ, 20 गोली रोज़ खाता हूँ, हमें ठीक नहीं हुआ। अदब की बात थी,
तो मैंने उनसे कहा देखिए ज़्यादा तो नहीं, मैंने कहा देखिए आपने कभी अपने डॉक्टर से कहा नहीं यार तुम क्या इलाज कर रहे हो मेरा, ये इंडस्ट्री चला रहे हो या इलाज कर रहे हो? होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आके तो बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ कितने दिन में ठीक करोगे, हाँ, पर वो 40-40 साल दवाई खा के खा कोई लेंगे। नहीं पूछता। हाँ तो ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। असल में क्या है, नैरेटिव नहीं ठीक से क्रिएट किया जा रहा। नैरेटिव तो डराने का है और उसमें कैसे बिजनेस निकाला जाए ये नैरेटिव है, ये दुर्भाग्य है। और ये जब बात हर एक को समझ में आ जाएगी कि प्रारब्ध निश्चित है, मेरी जिंदगी में अगर 100 करोड़ आने हैं तो कोई रोक नहीं सकता, मुझे गलत काम करने की आवश्यकता क्या है, मुझे रिश्वत लेने की क्या जरूरत है। तो ये बात जब जिस दिन समझ में आ गई, यही तो विजडम का खेल है, यही तो लर्निंग करनी है, यही आपको बात पर्पस ऑफ लाइफ, जो हायर पर्पस ऑफ लाइफ है उस तरफ लेके जाएगा। बगैर कूद के सीधे बैकुंठ खुला मिलेगा ऐसा नहीं होने वाला। सर आसपास देख के तो लोगों को यही लगता है ना, ये तो इतनी जल्दी अमीर बन गया घूस खा खा के, तो मैं क्यों ना लूं, अरे वो 25 देख- करोड़ इसने खाए अरे तो। वो देखते नहीं है। मैं तो कई बार बताइए ना सर प्लीज। मैं आपको एक फैमिली का बताता हूँ, 4 जनरेशन में उनकी फॉलो कर रहा हूँ। पहले जनरेशन में जो थे वो ऐसी पोजीशन पे थे जहां रिश्वत आती थी खूब, रोज चांदी के सिक्के आया करते थे, पुरानी बात है। नेक्स्ट जनरेशन ने काम करके नहीं दिया, तुम्हें कमा लिया 4 जनरेशंस का। थर्ड जनरेशन में फ्रॉडुलेंट्स पैदा हो गए, चौथी में भी ऐसी हाल है, बगैर सरकारी नौकरी के करप्ट है वो लोग, किसी को बेच कर सकते हैं, किसी का पैसा मार सकते हैं। उस रिश्वतखोर आज अगर वो सुन रहे हो ये बात ऊपर से, तो उनको ये मैसेज देना चाहिए बड़ा क्लैरिटी के साथ एनवायरनमेंट में कि ऐसे रिश्वत मत लेना, बगैर सरकारी नौकरी के बेईमान पैदा हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ। ये मैं तो लिख चुका हूँ कई बार, कौन सुनता है। वो तो बहुत कलयुग चल रहा है इस वक्त। सर वो कहावत है ना, जिसने ओढ़ी बेशर्माई उसने खाई दूध मलाई। कुछ नहीं है, गलत है ये जिन्होंने बेशर्म लोग हैं उन्होंने लिखा है ये कोई समझदार ये बात नहीं करेगा। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, ये बात निश्चित है, अगर मेरे भाग्य में 10,000 करोड़ है तो स्वतः ऐसा मैं टाटा के घर पैदा होऊंगा, किसी बेईमान के घर पैदा नहीं होऊंगा। टाटा लोग, नहीं तो बीमारी में निकल जाएगा। टाटा का जो ट्रस्ट है, देखिए वो ट्रस्ट बना के काम किया, कितना तरीके से काम किया उन्होंने। और उनके बारे में जो टाटा जिनकी अभी डेथ हुई है उनके बारे में है कि वो इतने बेनेवलेंट थे वो। तो ऐसे आप हो जाएंगे, फिर आप गलत काम नहीं करेंगे कि रिश्वत खा के, रिश्वत दे के पॉलिसी अपने फेवर में चेंज करा रहे हैं, ये सब करा। ये सब इनकी अगर स्टडी करी जाए ना, कोई कर नहीं रहा, करना चाहिए ये भी कि इनके परिवार में हुआ क्या जिन्होंने बेईमानी करी। सर आपने अभी बोला डायबिटीज जो है रेजिस्टेंस एक छोड़ एक दें, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। तो क्या डायबिटीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है? लाइफस्टाइल है ना भाई, आप ग्रीडी होके खाए जा रहे हैं, अनटाइमली आपने खाना रात को 11 बजे भी खा रहे हैं, तो कैसे ठीक होंगे आप? तो डायबिटीज के पीछे की देखिए- साइक क्या हुई? देखिए एक तो उसमें रेजिस्टेंस है। आजकल जीवन में इस जो कालखंड चल रहा है इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। कहीं बच्चे नहीं सुन रहे, कहीं कुछ है, कहीं डिज़ायर खुद है, प्रायोरिटीज़ लोगों की चेंज हो गई। भाई बहन प्रॉपर्टी पे लड़ पड़ते हैं। हमारे यहाँ का बड़ा पुराना ठीक ठाक सिस्टम था, भाई बहन का ध्यान रखता था, भाई को पिताजी की मिल जाया करती थी, अब कानून ही बदल दिए। अब वो लड़की जो है वो, मुझे तो माल चाहिए इतना, रिश्तेदारी गई बाद में, उसमें क्या कुछ मुझे परवाह नहीं है, ये भाई मेरे को आगे से मेरा संबंध रहता है नहीं रहता, प्रायोरिटीज चेंज हो गई। तो मैंने बोला ना, जो पहली मूल बात है प्रारब्ध निश्चित है, तो मुझे क्यों गलत काम करना, मैं कायदे से चलूंगा। सर गवर्नमेंट ने भी तो लॉ इसलिए बनाई ना कि भाई शादी के बाद तो ससुराल की हो गई, पता चले ससुराल से भी निकाल दी तो मायके में की भी नहीं रही। ऐसा था, देखिए हम जो पुराना जो हमारे घर का सिस्टम था मैंने तो कभी नहीं देखा, तो मैंने देखा और इतना प्यार बढ़ता है फिर जब बहन सब कुछ छोड़ कहते हैं मुझे तो ये बताओ साइन कहाँ करने हैं भैया, पापा मम्मी गए, अब तुम मेरे पापा मम्मी हो। जिस दिन ये बात हो गई प्यार कितना बढ़ेगा, सब एक दूसरे के काम आएंगे। अगर बहन को जरूरत पड़ गई तो आए, वो काम आएगी, बहन को जरूरत तो भाई करेगा ही। आजकल तो भाभी भी रखने को तैयार नहीं होगी। नहीं, ये तो इसलिए कि ये पहले से ही ये बातें मन में आ गई हैं। मैं आपको सच बताऊं, ये मन में बातें भी नहीं आनी चाहिए नेगेटिव। मुझे जो रैशनल लिविंग है उसके बारे में पता होना चाहिए। सर आपने लव एज मेडिसिन की बात करी इस बुक में, तो क्या सही में लव से बीमारियां ठीक होती हैं? सच बात है, लव से ही ठीक होती है। सच बताएं आपको, दवाई तो ठीक है लेकिन जो केयर करते हैं ना हमारी, उनके व्यवहार से हम ठीक होते हैं। मैं खुद कई बार बीमार हुआ हूं तो मुझे लगता है जो मेरे मन के लोग मेरे पास आके बैठे, तो मैं क्या, सभी को चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा अभी रो रहा होता है, छोटा सा बेबी, उसको पता नहीं होता उसके पेट में दर्द है, माँ ने गले लगाया, ठीक। अभी का एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, क्या हुआ,
एक बच्चा पैदा हुआ और रोए जाए वो, डॉक्टर ने उसको बच्चे का गाल अपने गाल पे लगाया, चुप भी ना हो, फिर गाल माँ के गाल पे लगा दिया, बच्चे का गाल, तुरंत चुप हो गया वो। लव इज मेडिसिन। सर आजकल जो हम देखते हैं ना, बच्चे ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं या टैंट्रम ज़्यादा हो गए हैं, क्या उसके पीछे यही कारण है कि माँ बाप का नेग्लेक्ट या उतना इमोशनल प्यार नहीं मिलना बिकॉज सर्टेनली ऑफ। सर्टेनली, मैंने बोला ना, इसलिए संस्कारित हमें डे वन से करना चाहिए, पहले सेल से संस्कारित करना चाहिए। हमारे यहाँ तो यज्ञ होते थे कंसीव करने से पहले, बच्चे आह्वान करते थे कि कोई देव पुरुष, कोई विलक्षण सोल मेरे गर्भ में आए, तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके करते थे। भगवान कृष्ण के जन्म से पहले वासुदेव और देवकी ने ऐसा वो किया था, पता नहीं 12 साल कितना किया था मुझे नहीं पता, उन्होंने इसका वो किया था। और ऐसा इसीलिए कॉन्शियस पेरेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, संस्कारित पहले से करें, क्रोध नहीं करना बच्चे। जब पेरेंट्स खुद ही क्रोध कर रहे हैं बच्चे को, उसको कैसे अब देखो सिखाएं? सभी को ठीक होना होगा, तभी तो समग्रता में इलाज करना पड़ेगा, होलिस्टिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एक का नहीं पूरे परिवार का करना पड़ेगा। एक आपको बात और बताऊं, होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी है, इलाज एक का करो, एनर्जी है ना, पूरे और उस पेशेंट का चेंज होता है, पूरे परिवार में हार्मनी आ जाती है। मैंने देखा है, नौकरी के लाले थे, पैसे की दिक्कत थी, नौकरी थी नहीं, हमने जब मेडिसिन दी, हमारे पास तो लिवर की डिजीज लेकर आया था वो, जॉन्डिस था उसका, न केवल जॉन्डिस ठीक हुआ, अब ये शायद अतिशयोक्ति आलोपैथ को लगे, और वो नौकरी भी लग गई। तो जब तक कारण दूर नहीं हुआ तो इलाज क्या हुआ? अगर माँ का ये दुख है कि मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, और फिर उसके जॉइंट्स में पेन, ये पेन, वो पेन भी ठीक होगा, बच्चों की शादी भी होगी। दवाई से? यस, होम्योपैथिक दवाई गुरु है। भाई, गुरु तो यही है, समग्रता में आपकी वेलफेयर चाहता है वो। गुरु केवल ये नहीं पूजा करो और सब छोड़ दो, सारा माल मुझे दो, नहीं नहीं नहीं, तुम ग्रो करो, इतनी पढ़ाई करो पहले, फिर पैसा भी आएगा, सब कुछ होगा, सबका भला होगा। तो ये बात शायद मेरा अनुभव है इसमें, जो होम्योपैथिक दवाई की आपने बात कही, मैंने बहुत केसेस में ये बात देखी है, घर में हार्मनी हुई है, उनके संबंध अच्छे हो गए। बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जो पेशेंट्स ने कहा कि 10 साल से न केवल हमारा ऑटिस्टिक बच्चा ठीक हुआ है, हमारे घर का माहौल ही बदल गया। तो ये विजडम आना चाहिए दवाई के साथ, न केवल ऑर्गन ठीक हो, होलिस्टिकली पूरा माइंडसेट ठीक होना चाहिए, ऐसी होम्योपैथी है। अब डॉक्टर्स को भी उस तरह से दवाई ढूंढनी पड़ेगी, आसान काम नहीं है। सर अगर एक लाइन में मैं कहूँ कंक्लूड करते हुए कि अगर हीलिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे तो आप क्या बोलोगे? देखिए, मैं हीलिंग को ऐसे कहूँगा, ना केवल जो डिस्कम्फर्ट है वो दूर हो, फिजिकल डिस्कम्फर्ट दूर हो, और उसके पीछे छुपे हुए जो भी कारण हैं वो ठीक हों, और वो सबसे बड़ी बात है, हायर पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ चले, रैशनल लाइफ की तरफ चले। कि आज से मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। अगर इस शराब हमारे परिवार को नुकसान पहुँचा रही है, मैंने एक को बोला, मैंने तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं शराब पीने के लिए, तो यार ज़रा एक बार पीने से पहले सोचना, कितने लोगों को दूध भी नहीं मिल रहा बच्चों को। मैंने देखा एक डेयरी पे वो 200 ml दूध लेके गया, घर में चाय बन जाए बच्चा। मेरा अंदर से रोना निकल आया, इस देश में इतने साल बाद ऐसा हो रहा है। एक बच्चे 5 जन, मैंने पूछा उससे कितने, कहते 5 लोग हैं, चाय बनेगी सबकी। तो क्या जिन लोगों के पास भगवान ने जिनको सक्षम बनाया, इसीलिए भगवान कहते हैं आप कस्टोडियन इस वेल्थ के, ओनर नहीं है। टाटा जैसे ही रहे, उन्होंने टाटा ट्रस्ट बनाया, मुझे जितना पता है। तो हमें जीना ऐसी चाहिए, कस्टोडियन बन के जीना चाहिए। हम टेम्परेरी किराएदार हैं इस घर में, ये मेरा अपना नहीं है, ऐसे करके जीना चाहिए। और वो ये कविता मेरी इस किताब से ही निकल कर आई है, और अब बहुत जल्दी हिंदी का इसका एडिशन आने वाला है। बीमारी को कहें ना, उसका नाम हमने ये रखा है। तो मैंने जीना सीख लिया है, मैंने जीना सीख लिया है। अगर इस किताब को पढ़ने के बाद गुरुजनों से ज्ञान अर्जित करके अगर मैंने नहीं सीखा, तो ये लाइफ की अपॉर्चुनिटी मैंने वेस्ट कर दी। तो मैंने जीना सीख लिया है, मन में दीपक एक जला है। मैंने जीना सीख लिया है, मन में दीपक एक जला है, श्वासों में अब शांति खिली है। सारे उद्वेग खत्म हो गए, चेष्टाएं समाप्त हो गई, श्वासों में अब शांति खिली है, दुख का सारा भार ढला है। मूव ऑन। मैंने जीना सीख लिया है। कल तक मन था धूल धुआं सा, बहुत परेशानियां ये सब बात। कल तक मन था धूल धुआं सा, आज बना है निर्मल सावन। कल तक मन था धूल धुआं सा, आज बना है निर्मल सावन। भीतर की इस मौन नदी ने दुख के पत्थर कर दिए पावन। वो दुख के जो टेढ़े मेढ़े पेन देने वाले थे पत्थर,
वो गोल हो गए बटैया, छू के निकल जाती है। नदी करती है ये काम। नदी उन टेढ़े मेढ़े पत्थरों को गोल, क्या बोलते हैं उसे, बटैया बोल, क्या बोलते हैं, गंगा जी में मिलती हैं वो, हाँ। शालिग्राम बना देती हैं। तो भीतर की इस मौन नदी ने दुख के पत्थर कर दिए पावन। हर कंपन में ऊर्जा उतरी, हर वाइब्रेशन में एनर्जी आ रही है, हर क्षण में एक नई प्रभा है। मैंने जीना सीख लिया है। छूट गए भय, छूट गए दुख, सारे डर खत्म हो गए, छूटी सारी अभिलाषाएं। मैं अब डिजायर फ्री हो गया। डिजायर का मतलब बंधन। पॉजिटिव डिजायर हो जो मेरे अपने फायदे के लिए नहीं, वो तो जायज है, जरूरी है कि मुझे लोगों की लाइफ कंफर्टेबल करनी है, मेरे अपने लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए ठीक है। तो बीते कल की सारी गाथा धीरे धीरे धुंधली हो गई। छूट गए भय, छूट गए दुख, छूटी सारी अभिलाषाएं। मेरा तेरा सब कुछ छूटा, अद्वैत खत्म हो गया। अद्वैत भाव जो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तेरा सब कुछ छूटा, झूठी निकली सब ममताएं। तन मन के इस मधुर मिलन में, तन मन के इस मधुर मिलन में मैंने जीना सीख लिया है। बीते कल की सारी गाथा धीरे धीरे धुंधली हो गई। सत्य ध्यान के मधुर स्पर्श से मन की गांठें खुद ही खुल गई। मन की गांठें खुली नहीं, कैंसर छू मंतर। हम गांठ नहीं खोलते, खाली ऑर्गन पकड़ के रखते हैं, पकड़ के। मरने के बाद ही वो तो खुलती है हाँ, वो। वो मरने के बाद भी नहीं छूटती है। अब हर क्षण अमृत सा लगता, मेरी नाव चलावे सदगुरु। जो मेरी बुद्धि है वो सदगुरु, भगवान है, कोई है, वो चला रहा है। तो अब हर क्षण अमृत सा लगता, मेरी नाव चलावे सदगुरु। मैंने जीना सीख लिया है। अब भीतर का सूर्य जगा है, अब रोशनी आ गई। अब भीतर का सूर्य जगा है, छाया ने खुद हार है मानी। नाद ब्रह्म की सूक्ष्म तरंगें, जो ईश्वर का नाद ब्रह्म है ना, जिस दिन वो सुनना शुरू हो गया, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। फिर तो सीधे इस जर्नी को पूरा यूजफुल बनाते हुए, करते हुए मैं अगली यात्रा शुरू करूंगा। तो नाद ब्रह्म की सूक्ष्म तरंगें कड़कड़ में भरती अरुणिम वाणी, और मेरे रोम रोम में आ गई हैं। हर पल कोई द्वार खुला है। अब मैंने कोई नया विजडम, नई बात सीखी है। हर पल कोई द्वार खुला है, मैंने जीना सीख लिया है। अब जीवन का अर्थ समझकर, अब मैं जीवन का अर्थ समझ गया। अब जीवन का अर्थ समझकर सांस सांस वरदान मिला है। मैंने बोला यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो भी आया उसे अपना कर अपनापन विस्तार हुआ है। मैं बड़ा हो गया। अगर मेरे घर में हम गुरुदेव के पास जाते थे, 2 पनीर के पीस होते थे, तो एक हमें देते थे, एक खाते थे खुद। अब जीवन का अर्थ समझकर सांस सांस वरदान मिला है। जो भी आया उसे अपनाकर अपनापन विस्तार हुआ है। ईश्वर की तरफ विस्तार बड़ा हो गया मैं इस मुक्त बहाव की गोदी में। गोदी कहते हैं जो वहाँ पानी ठहरा होता है, जहाँ पे शिप्स एंकर करते हैं, वहाँ पे फ्लो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। इस मुक्त बहाव की गोदी में मैंने जीना सीख लिया। अब मेरे शांत है सब कुछ, मैंने जीना सीख लिया है। कितनी चर्निंग के बाद ये लिखी होगी, मतलब लाइफ की चर्निंग की बात कर रही हूँ मैं। बहुत ही सुंदर लिखा है। बस ये लिखवाता है, लिखता कुछ नहीं है, ये भ्रम है आदमी को। आपसे मैंने शेयर भी की थी एक पोएम, मैंने अपना परिचय। असलियत यही है। जब आप ऐसे जीते हैं ना, मैं समझता हूँ लोगों को अपनी लाइफ chaotic नहीं करनी चाहिए, द्वंद्व पैदा ना करें। रात गई और बात गई, बात तभी समाप्त करें, बात को समझें। उस समझने के लिए ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, गुरुजनों के पास जाना पड़ेगा, ऐसे ज्ञानी लोगों के चरणों में बैठना पड़ेगा, तब होगा। और डॉक्टर भी ऐसा ही गुरु होना चाहिए, मेरा ऐसा मन कहता है। उससे ही आप कह रहे थे कि डॉक्टर की पहले खुद अपनी हीलिंग करे, उसके बाद दुनिया की हीलिंग करे। नहीं तो जब तक आपकी चेतना वहाँ नहीं है, आप किसी को क्या चेतना। आपने इतनी अच्छी बातें बताई फॉर पेरेंट्स एंड फॉर द यंग जनरेशन। तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए, और अपने आने वाली जनरेशन को कैसे रेस करना है, ये ज्ञान ज़रूर वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से ले। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने इतना कुछ शेयर करा, गीता क्या, उपनिषद क्या और मेडिसिन क्या। देखिए अब बहुत ये मज़ा आया। अब मेरा एक प्रोफेशन ही मिशन हो गया है। बहुत कुछ कर लिया जो कुछ पाना था, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा। गाड़ी ठीक है, BMW नहीं है तो नॉर्मल कार है हमारे पास, आई एम हैप्पी विद इट। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको विराम लगाना पड़ेगा। और आपने, क्योंकि जब कि हमें अपनी संस्कृति से, संस्कारों से ये बात पता लगी है कि यात्रा इस जीवन में समाप्त नहीं होगी, आगे भी है, उसकी तैयारी करनी है। ये पुस्तक, ये बातचीत, ये सब उसी बात को लेके। बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमने जाना कि शायद बीमारी हमें कमज़ोर करने नहीं आती, शायद वो हमें थोड़ा धीमा चलने सिखाने आती है। शायद शरीर तब बोलता है जब मन सुनना भूल जाता है। आज की ये बातचीत इलाज के तरीकों पर नहीं, बल्कि इंसान के उस हिस्से पर थी जो खुद को भूल गया है। अगर आज की ये बातें आपको एक पल के लिए भी अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दें,
अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी दर्द को दुश्मन नहीं, एक संदेश के रूप में देख पाएँ, तो शायद हीलिंग थ्रू विज़डम अपना काम कर चुकी है। क्योंकि हीलिंग कहीं बाहर नहीं, वो उस पल शुरू होती है जब हम लड़ना छोड़ देते हैं, रेजिस्ट करना छोड़ देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं नेचर के फोर्सेस को। अपने साथ थोड़ा नरम रहिए और शरीर के साथ ईमानदार रहिए और याद रखिए, विजडम हमेशा धीरे धीरे से आती है, लेकिन जब आती है तो ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस एंड वॉचिंग माइंडफुल बाय डॉक्टर तारुना।